हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन करने वाले हैं पुष्पी पादपों का शरीर, एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। वन शॉट के अंदर करेंगे। अगले 50 मिनट के आसपास में ये चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है? चलो जी। एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर रहेगी, वो सारी चीजें हैं ही। उसके अलावा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। रिक्वेस्ट यही कि लाइक सब्सक्राइब तो आप कर दोगे, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे और वहां पर आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको वहां पर मिल जाएंगे, फ्री है सब कुछ, तो डाउनलोड करके देख लेना। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल रखा है, वहां पर उसको भी ज्वाइन कर लेना। कब क्लास होगी सारी इन्फॉर्मेशन वहां डाल देता हूँ। उसके अलावा ये नोट्स वहां पर भी आपको मिल जाएंगे, दोनों जगह मिल जाएंगे, ऐप पर और टेलीग्राम पर। ऐप पर आपका ये फायदा हो जाएगा, आपको फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है? चलो जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलो, पुष्पी पादपों का शरीर। देखो ध्यान से देखना बातों को और समझना। एनाटॉमी क्या होती है, ठीक है? एनाटॉमी क्या होती है जो आपकी, देखो मोर्फोलॉजी और एनाटॉमी में क्या फर्क है पहले वो समझ लेते हैं एक बार। मोर्फोलॉजी को हिंदी में कहते हैं आकारिकी और एनाटॉमी को कहते हैं शरीर, ठीक है? मोर्फोलॉजी का मतलब आपको बाहर से जो संरचनाएं दिख रही हैं उनकी आप पढ़ाई कर रहे हो, वो मोर्फोलॉजी होती है। और जो अंदर के जो आपके ऑर्गन्स हैं उनकी पढ़ाई कर रहे हो, वो आपकी एनाटॉमी होती है, शरीर होता है। तो यहाँ पर पुष्पी पादपों का शरीर का मतलब है कि जो पुष्पी पादप है उनके अंदर जो चीजें हैं उनकी अपन स्टडी करने वाले हैं। अंदर क्या है? कोशिकाएं, उत्तक, ठीक है? तो अपन उन्हीं की स्टडी करने वाले हैं, ठीक बात है? आजो। तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं भैया? उत्तक बनाती हैं। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? उत्तक बनाती हैं। और बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे? उत्तक तंत्र बनाएंगे। और बहुत सारे उत्तक तंत्र मिलकर क्या बनाएंगे? अंग बनाते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। एक बार वापस रिपीट करता हूं। बहुत सारी कोशिकाओं का समूह को क्या कहते हैं अपन? उत्तक कहते हैं। और उत्तकों के समूह क्या कहते हैं अपन? उत्तक तंत्र कहते हैं। उत्तक तंत्र के समूह क्या कहते हैं अपन? अंग कहेंगे। और अंग समूह के को क्या कहेंगे अपन? अंग तंत्र कहेंगे। देखो प्लांट्स के अंदर ऐसे कोई अंग तंत्र होता नहीं है। प्लांट्स के अंदर तो ऐसे कोई अंग तंत्र तो होता नहीं, लेकिन फिर भी अपन एक बार समझने के लिए मैं आपको बताया है। यहाँ पर अंग अपन किसको मानेंगे? अंग अपन जैसे जड़ हो गई, तना हो गया, तना जड़ को हिंदी में मूल कहते हैं ना। हाँ, जड़, तना हो गया आपका, पुष्प हो गया, ये सारे क्या है? इनको अपन अंग मान सकते हैं, ठीक है? अब वैसे ही इनके अंदर, प्लांट्स के अंदर कोई अंग तंत्र नहीं होता, लेकिन रूट सिस्टम होता है और शूट सिस्टम होता है, ठीक है? तो अपन इनको क्या बोल मान सकते हैं? अंग तंत्र की तरह अपन इनको देख सकते हैं, ठीक बात है? ये आपको बेसिक बात समझ में आई कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक, उत्तक मिलकर उत्तक तंत्र मिलकर अंग, अंग से अंग तंत्र, ठीक है? उत्तक के बारे में बात करते हैं। उत्तक क्या बला है? देखो भाई, संरचनात्मक सम्मान भी हो सकते हैं और ये भिन्न भी हो सकते हैं। उत्तक कैसे बनता है भैया? बहुत सारी कोशिकाओं के से मिलकर बनता है, ठीक है? अब वो कोशिकाएं, बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं वो संरचनात्मक रूप से आपस में सम्मान भी हो सकती हैं और वो भिन्न भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि सारी कोशिकाएं संरचनात्मक रूप से सेम ही हो। एग्जाम्पल के लिए बात करें, मान लो ये एक उत्तक है, ये एक उत्तक है, ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो जरूरी नहीं है कि वो सारी कोशिकाएं, इसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं होंगी सारी जो है वो संरचनात्मक रूप से समान ही हो, वो भिन्न भी हो सकती हैं। तो संरचनात्मक रूप से ये समान भी हो सकती हैं और भिन्न भी हो सकती हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि कार्य इन सब का सामान्य होगा, ठीक है? संरचनात्मक रूप से तो ये कोशिकाएं समान भी हो सकती हैं और भिन्न भी हो सकती हैं, लेकिन कार्य सबका सामान्य होगा, तभी तो वो सारी मिलकर एक उत्तक बनाती हैं। तो एक उत्तक के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होंगी वो समान भी हो सकती हैं, भिन्न भी हो सकती है संरचनात्मक रूप से, लेकिन कार्य सबका समान होगा, सामान्य होगा, कॉमन होगा। उत्पत्ति भी सबकी सामान्य होगी। संरचना अलग अलग हो सकती है लेकिन उत्पत्ति एक जैसी होगी। तो ये अपने उत्तक के बारे में बात करें कि उत्तक के अंदर जो संरचनात्मक समान हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं, कार्य लेकिन सबके सामान्य होंगे और उत्पत्ति भी उनकी सामान्य होगी, ठीक है? तो उत्तक जो है वो दो प्रकार के हैं, ठीक है? उत्तक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक है भैया विभज्योतकी उत्तक। कौन सा उत्तक है? विभज्योतकी उत्तक, जिसको इंग्लिश में कहेंगे अपन क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और एक है आपका स्थायी उत्तक, जिसको इंग्लिश में अपन परमानेंट टिश्यू कहते हैं, ठीक है? मैंने कहा कि भैया दो प्रकार के उत्तक होते हैं आपके। एक है आपका विभज्योतकी उत्तक, जिसको अपन इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे, और एक है आपका स्थायी उत्तक, जिसको अपन परमानेंट टिश्यू कहेंगे। बस इन्हीं को अपन को आगे पढ़ना है। विभज्योतकी उत्तक जो है वो कैसे होते हैं, इनके बारे में कुछ बातें लिख रखी हैं कि ये अपरिपक्व होते हैं। कैसे होते हैं? अपरिपक्व होते हैं, मतलब इमेच्योर, अभी बड़े नहीं हुए, बचपन में है, अपरिपक्व हैं। अविभेदित होते हैं। अविभेदित का मतलब क्या है कि ये अभी कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं करते। जैसे बचपन की बात करें तो बचपन में कोई हर काम कर लेते हैं ना अपन, बचपन में कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है? ठीक, खेल भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, 22-23 साल के हो गए, तो फिर अपन एक स्पेसिफिक काम पकड़ लेते हैं। जैसे कोई नौकरी लग गया भाई, ठीक है? कोई जिसका
एमबीबीएस में नंबर आ गया तो वो एमबीबीएस कर रहा है उसके बाद में, ठीक है। ठीक है, तो एक एक स्पेसिफिक काम पकड़ लेंगे ना, ठीक है। तो बचपन वाली बातें अलग है, एक स्पेसिफिक काम पकड़ लिया तो वो क्या है, विभेदन हो जाता है ना। ये यहाँ पर अविभेदित मतलब ये भाई बचपन में है, अभी कोई एक स्पेसिफिक काम नहीं करते, विशिष्ट कार्य नहीं करते हैं। यहाँ पर विभाजन होता है जी, ये सबको पता आपको। विभज्योतकी ऊतक जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसकी खास बात यही है कि ये क्या करता है, बहुत सारा विभाजन करता रहता है, ठीक है। फिर बात करेंगे स्थायी ऊतक के बारे में। स्थायी ऊतक के बारे में कैसे क्या होता है, परिपक्व होता है। क्या होता है ये, परिपक्व होता है और ये विभेदित होता है, एक विशिष्ट कार्य करता है, एक विशिष्ट कार्य करता है, ठीक है। और ये विभाजन इसमें नहीं होता। परिपक्व जो आपके ऊतक है, स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू है, इनके अंदर विभाजन नहीं होता। दोनों में पता लग गया आपको, फर्क पता लग गया। आ जाओ जी, अब बात करते हैं विभज्योतकी ऊतक की, ठीक है। विभज्योतकी ऊतक, ठीक है। अब विभज्योतकी ऊतक जो है, उनको अपन अलग अलग आधार पर जो है उनको देख सकते हैं। अगर अपन विभज्योतकी ऊतक को उत्पत्ति के आधार पर देखें, ठीक है, विभज्योतकी जो ऊतक है, अगर हम उसको उत्पत्ति के आधार पर देखें, उत्पत्ति आधार का मतलब क्या है कि कौन से ऊतक की उत्पत्ति कब हुई है, उसके आधार पर अगर हम विभज्योतकी ऊतक को देखें तो भैया 3 प्रकार के हैं आपके। एक है प्राक विभज्योतक, जो सबसे पहले जो विभज्योतक बनता है वो आपका प्राक विभज्योतक बनता है। प्राक विभज्योतक के बाद में क्या बनेगा, प्राथमिक विभज्योतक बनेगा। पहले बनेगा प्रोमेरिस्टम, प्रोमेरिस्टम के बाद में बनेगा प्राइमरी मेरिस्टम, जिसको हिंदी में कहेंगे अपन प्राथमिक विभज्योतक बनेगा। और प्राथमिक विभज्योतक के बाद में क्या बनेगा, द्वितीयक विभज्योतक बनेगा। तो ये इनकी उत्पत्ति एक के बाद में एक हो रही है, इसलिए क्या कहा कि अपन ने उत्पत्ति के आधार पर जो है आपका विभज्योतक जो ऊतक है वो 3 प्रकार का होता है। आप सुनो ध्यान से, अगर अपन विभज्योतकी ऊतक की बात करें और वो उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले जो डेवलप होगा वो क्या आपका प्राक विभज्योतक, उसके बाद में प्राथमिक विभज्योतक, उसके बाद में द्वितीयक विभज्योतक की क्या होगी, उत्पत्ति होगी, ठीक है। वही मैं बात करूं लोकेशन के आधार पर, ठीक है। भैया आपने बताया कि उत्पत्ति के आधार पर तो 3 प्रकार के हैं, लेकिन अगर अपन लोकेशन के आधार पर देखें, क्योंकि विभज्योतक ऊतक कोई आपके तना तना जो है उसकी यहाँ पर बिल्कुल नोक पर है, ठीक है, और कोई आपकी जड़ की नोक पर है, ठीक है, और कोई आपका यहाँ पर बीच में है, तने के बीच में है, कोई आपका यहाँ पर तने के यहाँ पर साइड में है, ठीक है। तो अलग अलग लोकेशन पर आपके विभज्योतक ऊतक मौजूद हैं। तो अगर अपन लोकेशन के आधार पर देखें तो यहाँ पर भी 3 प्रकार के हैं। एक आपका अग्रस्थ विभज्योतक, एक क्या है आपका अग्रस्थ विभज्योतक, एक आपका अंतर्वेशी विभज्योतक और एक आपका पार्श्व विभज्योतक। एक एक की देखते हैं कौन सा कहाँ होता है। इसमें एक तना बना लेता हूं, मान लो एक तना है, ठीक है। जो आपका अग्रस्थ विभज्योतक होगा ना, जो आपका अग्रस्थ विभज्योतक होगा, इंग्लिश में कहेंगे एपिकल मेरिस्टम, ये कहां मौजूद होगा, ये मौजूद होगा आपका तने की जो नोक है ना, यहाँ पर, जहां से क्या निकलेंगी आपकी, ये यहाँ पर ये आपका विभज्योतक है, तो ये क्या करेगा, विभाजन करेगा, नई नई कोशिकाएं बनेगा। तो आपने देखा होगा कि प्लांट जो कहां से बढ़ता है, तने के ऊपर ही है, जहां से जो नई नई जो कोंपलें निकलती हैं, ठीक है, नई नई जो पत्तियां निकलती हैं वो कहां से निकलती है, ऊपर से निकलती हैं। तो वो क्या है, वहां पर क्या आपका अग्रस्थ विभज्योतक होता है, ठीक है। फिर मैं बात करूं किसकी, अंतर्वेशी विभज्योतक की। अंतर्वेशी विभज्योतक होगा बीच में, तने के बीच में। तब इसमें आगे बढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, तने के बीच में, ठीक है। तो ये आपकी लोकेशन होगी कि भैया आपका अग्रस्थ जो विभज्योतक है, एक तो आपका तने की जो नोक होगी, ऊंचाई होगी, तो वहां पर होगा। उसके अलावा जो जड़ होगी ना, जड़ मान लो ये है, इस जड़ की जो नोक है ना, नीचे जो जड़ की नोक है, वहां पर भी आपका अग्रस्थ विभज्योतक मौजूद हो, ठीक है। तो ये लोकेशन के आधार पर आपका अग्रस्थ विभज्योतक एपिकल मेरिस्टम, एक है आपका अंतर्वेशी विभज्योतक इंटरकैलरी मेरिस्टम, एक आपका पार्श्व विभज्योतक आपका लेटरल मेरिस्टम। एक एक की बात कर लेते हैं जो अग्रस्थ विभज्योतक एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। तो ये प्राथमिक विभज्योतक होता है। कैसा होता है, प्राथमिक विभज्योतक। अभी बताया था मैंने आपको, सबसे पहले आता प्राक विभज्योतक, उसके बाद आता प्राथमिक विभज्योतक। तो आपका जो अग्रस्थ विभज्योतक होता है ना, वो कैसा होता है, प्राथमिक विभज्योतक होता है। कैसा होता है, प्राथमिक विभज्योतक होता है। एक मिनट, प्राथमिक विभज्योतक होता है, ठीक बात है, ठीक है। अब यह अग्रस्थ आपका विभज्योतक कहां होता है, शाखाओं और जड़ों के अंतस्थ सिरों पर पाई जाती है। जो आपकी शाखाएं हैं, जो आपका तना है, जो आपकी जड़ें हैं, उनके अंतस्थ सिरों पर पाया जाएगा। अंतस्थ सिरा मतलब वही आपकी नोक पर, मान लो ये तना है, इसकी नोक पर, ठीक है, और आपकी जड़ है, इसकी नोक पर पाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मैंने पहले ही बता दिया आपको। और इनका काम क्या है, लंबाई बढ़ाना। ये गलत लिख दिया यहाँ पे, लंबाई बढ़ाना क्या होता है, बढ़ाना। इनका काम क्या है, लंबाई को बढ़ाना इनका काम होता है, ठीक है। अब जड़ के बिल्कुल सिरे पे है, तो जड़ की जो लंबाई है वो किसकी वजह से बढ़ रही है, इसी अग्रस्थ विभज्योतक की वजह से बढ़ रही है। तने की लंबाई किसकी वजह से बढ़ रही है, इसी अग्रस्थ विभज्योतक की वजह से बढ़ रही है। फिर बात करें अंतर्वेशी विभज्योतक। अंतर्वेशी विभज्योतक को इंग्लिश में कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। क्या है, देखो ध्यान से, ये भी क्या है, आपका प्राथमिक विभज्योतक होता है। क्या ये प्राथमिक विभज्योतक ही है ये भी, ठीक है।
परिपक्व ऊतकों के बीच में पाया जाता है। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर एक तना बना देता हूं। ये क्या है, एक तना है मान लो, ठीक है, ठीक है। इसके यहाँ पर आप सबको पता है ऊपर जो नोक है, यहाँ पर क्या होगा आपका टिप जो है इसकी, इसकी जो ये टिप है, यहाँ पर क्या होगा आपका, भैया हमें पता है ये अग्रस्त विभजोतक है, ठीक है, अभी आपने बताया। फिर मैंने कहा यहाँ पर तो आपका विभजोतक है, यहाँ पर क्या होंगे आपके, यहाँ पर आपके क्या होंगे, स्थायी ऊतक होंगे, स्थायी ऊतक होंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, स्थायी ऊतक। इन दो स्थायी ऊतकों के बीच में, इन दो स्थायी ऊतकों के बीच में क्या पाया जाता है आपका, इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम, मेरिस्टम। तो सुनो ध्यान से, दो स्थायी ऊतकों के बीच में आपका क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया जाता है। अब मान लो ये घास है और कोई गाय भैंस आई और वो आकर इतने इस ऊपर वाले हिस्से को खा गई, इस ऊपर वाले हिस्से को खा गई, ठीक है, तो क्या प्लांट जो है वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर तो ये था अपना, ठीक है, क्या था अपना, अग्रस्त विभजोतक था, इसको तो वो गाय भैंस खा गई, ठीक है, जब खा गई तो यहाँ पर ये प्लांट फिर आगे ऊपर नहीं बढ़ सकता, बढ़ सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है। अगर वो गाय भैंस इसको खा भी गई ना, इसको खा भी गई ना, तो भी इसकी हाइट और बढ़ेगी, इसकी लंबाई और बढ़ेगी, क्योंकि इसमें क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टम है, अंतर्वेशी विभजोतक है, ठीक है। अभी देखते हैं, तो अंतर्वेशी विभजोतक क्या होता है आपका, प्राथमिक विभजोतक होता है, परिपक्व ऊतकों के बीच में पाया जाता है, मैंने आपको बताया, ये मैच्योर्ड टिश्यू है, उनके बीच में पाया जाता है। घासों में पाया जाता है, जो घास होते हैं उनमें पाया जाता है। जब गाय भैंस घास खा जाती है तब इस टिश्यू की वजह से वो भाग वापस आ जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। जैसे अगर आप खेत वगैरह आपके हैं, ठीक है, और पशु वगैरह है, तो आप खेतों में वो एक रीछ का होता है, ठीक है, पता नहीं उसको हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं, ठीक है, उसको एक बार काट लेते हैं, वो वापस बढ़ जाता है, काट लेते हैं वापस बढ़ जाता है, किसकी वजह से, इसी अंतर्वेशी विभजोतक की वजह से। और आपने एक बाजरा होता है जो पशुओं के लिए बोते हैं ना, तो वो एक बार काट लेते हैं उसको, वापस वो बड़ा हो जाता है, एक बार काट लिया उसको वापस बड़ा हो जाता है, तो वो क्या है, किसकी वजह से, इसी अंतर्वेशी विभजोतक की वजह से वो बड़ा होता रहता है। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। पार्श्व विभजोतक के बारे में बात करते हैं, पार्श्व विभजोतक के बारे में बात करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। तो ये पार्श्व विभजोतक है, ये आपका कैसा होता है, द्वितीयक विभजोतक होता है। बाकी सारे कैसे थे, प्राथमिक विभजोतक, प्राथमिक विभजोतक, लेकिन आपका जो पार्श्व विभजोतक होता है ना, जो लेटरल मेरिस्टम है, ये कैसा होता है, ये द्वितीयक विभजोतक होता है, इंग्लिश में कहें तो सेकेंडरी मेरिस्टम होता है, ठीक है। ये क्या करवाएगा, पार्श्ववर्ती करवाएगा। पार्श्ववर्ती का मतलब लेटरल साइड में चौड़ाई बढ़ाने का काम करेगा, प्लांट की चौड़ाई बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा, आपका पार्श्व जो विभजोतक है, ये प्लांट की चौड़ाई बढ़ाएगा। भैया हमने देख लिया, लंबाई कौन बढ़ा रहा था, अग्रस्त विभजोतक बढ़ा रहा था। और अगर कोई घास किसी ने कोई खा गया, गाय भैंस कोई खा गई, तो उसकी फिर लंबाई कौन बढ़ा रहा था, इंटरकैलरी मेरिस्टम आपका अंतर्वेशी विभजोतक बढ़ा रहा था। लेकिन प्लांट की चौड़ाई कौन बढ़ा रहा है, तो वो आपका पार्श्व विभजोतक बढ़ाता है, ठीक है। आ जाओ, ये अपनी बात हो गई विभजोतक ऊतक के बारे में बात हो गई। अपने ऊतक के बारे में बात करी, दो प्रकार के ऊतक अपने बात करी थी, एक विभजोतक ऊतक, दूसरा स्थायी ऊतक। ये आ गया जी अपना स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू इंग्लिश में, ठीक है। अब जो आपके स्थायी ऊतक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। स्थायी ऊतक जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सरल स्थायी ऊतक और एक आता है आपका जटिल या फिर इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स स्थायी ऊतक, ठीक है। एक आपका सरल सिंपल है, एक आपका कॉम्प्लेक्स जटिल स्थायी ऊतक है, ठीक है। सरल जो आपका स्थायी ऊतक होता है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, देखो ध्यान से, दोनों ही ऊतक है, ठीक है, दोनों ही ऊतक है, तो दोनों ही क्या है, कोशिकाओं के समूह है, ठीक है। अरे बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर तो ऊतक बनाती हैं, तो ये भी दोनों ही ऊतक हैं, तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर ये बने हुए हैं। लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है जी, ये समान प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ होगा। सरल ऊतक जो है वो एक जैसी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, सरल ऊतक कह दिया, सरल स्थायी ऊतक कह दिया। और ये जो जटिल स्थायी ऊतक है, ये भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे क्या कह दिया, जटिल स्थायी ऊतक कह दिया। मैं एक बार वापस रिपीट करूंगा, आपका स्थायी ऊतक जो है या वो दो प्रकार का होता है, एक आपका सरल स्थायी ऊतक है और एक आपका जटिल स्थायी ऊतक है। सरल स्थायी ऊतक की मैं बात करूं तो सरल स्थायी ऊतक जो है आपका वो समान प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ होता है, और जो जटिल स्थायी ऊतक है वो आपका भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ है। तो सरल स्थायी ऊतक के अंदर कौन कौन से भाग अपन को पढ़ने हैं, ठीक है, पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीन प्रकार के आपके सरल स्थायी ऊतक हैं, पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। फिर बात करें अपन जटिल स्थायी ऊतक के बारे में, तो इसमें अपन पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में, ठीक है, एक एक को पढ़ते हैं, ठीक है। आजो पहले पहले अपन सरल वाले पढ़ ले, आ जाओ, ये सरल वाले एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे सरल वाले सारे, ठीक है। सरल के अंदर कौन कौन से थे आपके, पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इनकी कोशिका कैसी है, सबसे पहले बात करेंगे, एनसीईआरटी सारी कवर्ड रहेगी भाई इनके अंदर, है ना, कोशिका कैसी है इनकी, ठीक है। तो कोशिका पेरेन्काइमा की पहले तो सम
व्यासीय कोशिका होती है। ठीक है, ये वाले वर्ड आपको याद होना चाहिए भाई। ठीक है, क्योंकि ये एक अलग से मेंशन कर रखा है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो पेरेन्काइमा की कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं? समव्यासी होती हैं। इंग्लिश में बात करें तो आइसोडायमेट्रिक होती हैं। मतलब क्या हुआ भैया? मतलब ये हुआ कि जितनी भी कोशिकाएं हैं पेरेन्काइमा की, वो सबकी उनका व्यास क्या होगा? सेम होगा। सबका डायामीटर कैसा होगा? सेम होगा। बड़ी छोटी नहीं होंगी, डायामीटर सबका सेम होगा। ठीक बात है क्या? अरे ठीक बात है क्या? एक मिनट दीजिए मुझे, इसको साइलेंट कर दूं यार। ठीक बात है, ठीक। अब इनके आकार के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक स्पेशल बात थी जो अपन को किसके बारे में याद रखनी है? पेरेन्काइमा के बारे में याद रखनी है। पेरेन्काइमा की जो कोशिकाएं हैं वो गोलाकार हो सकती हैं, अंडाकार हो सकती हैं, बहुकोणीय हो सकती है और लंबाकार हो सकती हैं। ये किसके बारे में बात होगी? पेरेन्काइमा की कोशिका के बारे में। वही मैं बात करूं कोलेनकाइमा की कोशिका के बारे में, तो इसकी अंडाकार, गोलाकार और बहुकोणीय हो सकती हैं। ठीक है, और वही मैं बात करूं स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका के बारे में, तो इसकी कोशिकाएं तंतुमयी हो सकती हैं और स्क्लेराइड बनेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो तंतुमयी होंगी। अपन आगे बात करेंगे इसकी तंतुमयी और स्क्लेराइड के बारे में, अपन आगे बात करेंगे डिटेल में। अभी आप इतना समझ लो कि तंतुमयी जो होंगी वो लंबे तथा नुकीली होंगी, और जो आपके स्क्लेराइड होंगे वो गोलाकार, अंडाकार और सिलिंड्रिकार होंगी। ठीक है, ये आपको सबके कोशिकाओं के आकार कैसे हैं वो आपको पता लग गया। पेरेन्काइमा के अंदर कोशिका कैसे होंगी? समव्यासीय होंगी, आइसोडायमेट्रिक होंगी। ठीक है भैया, उसके अलावा आपको पता लग गया कि वो गोलाकार होंगी, अंडाकार होंगी, बहुकोणीय होंगी, उसके बाद में लंबाकार होंगी। कोलेनकाइमा का आपको पता लग ही गया कि ये अंडाकार, गोलाकार और बहुकोणीय होंगी। और स्क्लेरेनकाइमा के अंदर दो प्रकार की बनती है, तंतुमयी और स्क्लेराइड। तंतुमयी जो होंगी वो लंबी होंगी और नुकीली होंगी, और जो स्क्लेराइड बनेंगे उनके अंदर गोलाकार, आपका अंडाकार और सिलिंड्रिकार। ठीक है, अब बात करें ये कोशिकाएं जीवित होंगी, ये जो टिश्यू है वो, ये जो पेरेन्काइमा ऊतक है, कोलेनकाइमा ऊतक है और आपका स्क्लेरेनकाइमा जो ऊतक है, ये जीवित है कि मृत है? तो बात करें जीवित मृत की, तो जीवित कौन कौन से हैं? तो पेरेन्काइमा जो ऊतक है आपका वो जीवित है। यस, वो जीवित है। ठीक है, और अगर वो जीवित है तो उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, जो जीव द्रव्य है, वो भी पाया जाएगा। ठीक है, जीव द्रव्य, एक मैं आपको बात बता देता हूं, किसी भी ऊतक, किसी भी कोशिका के अंदर अगर जीव द्रव्य मौजूद है तो वो जीवित होगी। वो कोशिका कैसी होगी? जीवित होगी। ठीक है, तो जीवित कोशिका पेरेन्काइमा बिल्कुल जीवित कोशिका है, और इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म आपका मौजूद है। वही मैं बात करूं कोलेनकाइमा की, तो ये भी जीवित कोशिका है। लेकिन मैं बात करूं स्क्लेरेनकाइमा की, तो यहां पर ये जीवित नहीं है। नो, ये जीवित नहीं है। ठीक है, जीवित नहीं है, और इसके अंदर जीवित नहीं है तो इसके अंदर क्या है? आपका प्रोटोप्लाज्म नहीं है, आपका जीव द्रव्य जो है वो मौजूद नहीं है। क्रोस का मतलब नहीं है, जीव द्रव्य इसके अंदर मौजूद नहीं है। ठीक बात है क्या? ठीक है, फिर बात करें कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति पेरेन्काइमा की जो कोशिका भित्ति वो कैसी होगी? पतली कोशिका भित्ति होगी और सेलुलोज की बनी हुई होगी। पेरेन्काइमा की जो सेल्स होंगी उनकी कोशिका भित्ति कैसी होगी? पतली होगी और सेलुलोज की बनी हुई होगी। वही मैं बात करूं कोलेनकाइमा की, तो इनकी कोशिका भित्ति, ये कोने जो है ना, कोशिका भित्ति ये है मान लो। ठीक है, इसको मैं चौकोर बनाता हूँ। कोशिका भित्ति ये है मान लो, इसकी ये जो कोने जो है ना, इसके जो कॉर्नर है इसके, वो क्या होंगे? मोटे होंगे। कॉर्नर जो है वो क्या होंगे? मोटे होंगे। तो कोशिका भित्ति के कोने जो है वो मोटे होंगे, और किसके बने हुए होंगे? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन के बने हुए होते हैं। ठीक है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन के बने हुए होते हैं। याद रहेगा ये? याद रहेगा ये? बोलिए भैया, याद रहेगा क्या ये? ठीक है, ठीक है, तो आपको पता लग गया कि भैया आपकी जो पेरेन्काइमा की जो कोशिकाएं वो पतली होंगी, उनकी कोशिका भित्ति उसके अलावा सेलुलोज की बनी हुई होती हैं। वही मैं बात करूं कोलेनकाइमा की, तो उसकी जो कोशिका भित्ति के जो कोने हैं ना, वो मोटे होंगे, और सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन के बने हुए होते हैं। ठीक बात है, चलो। और वही मैं बात करूं स्क्लेरेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी हुई होती है? लिग्निन की बनी हुई होती है। लिग्निन की बनी हुई होती है। अब लिग्निन के बारे में एक खास बात बता देता हूं जो आपको आगे इस चैप्टर में काम भी आएगी। जहां पर भी आपको किसी कोशिका के अंदर लिग्निन दिखाई दे जाए ना, जहां पर भी आपको जिस कोशिका के अंदर लिग्निन दिखाई दे जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो कोशिका कैसी है? मृत कोशिका है, वो जीवित कोशिका नहीं है। किसी भी कोशिका के अंदर अगर आपको लिग्निन दिखाई दे जाए, मतलब वो कैसी है? मृत कोशिका है। आगे काम आएगा, देखो ये लोकेशन की बात करें कि आपके पेरेन्काइमा कहां कहां होता है, तो आपका पेरेन्काइमा जो है वो जड़ों के अंदर, तने के अंदर, पत्तियों के अंदर, फूल के अंदर, फल के अंदर, बीज के अंदर, सब के अंदर आपका क्या है? पेरेन्काइमा होता है। वही मैं बात करूं कोलेनकाइमा कहां होता है, तो एपिडर्मिस के नीचे होता है। किस, कब? डाइकोट प्लांट, अपन आगे बात करेंगे डाइकोट प्लांट के बारे में। तो द्विबीजपत्री जो पौधे हैं उनके एपिडर्मिस के नीचे होता है कोलेनकाइमा। आगे मैं बात करूंगा, बताऊंगा भी आपको ना। तो एपिडर्मिस के नीचे
डाइकोट प्लांट में होता है ये। मोनोकोट प्लांट के अंदर जो एक बीजपत्री जो पौधे हैं उनके अंदर आपका नहीं होता कोलन काइमा। तो यहाँ पर क्रॉस लगा रखा है, क्रॉस का मतलब कि मोनोकोट के अंदर ये नहीं है, ठीक है। फिर मैं बात करूं आगे स्क्लन काइमा की, तो स्क्लन काइमा जो नट्स आपकी उनकी फल बीती, नट्स क्या है आपके यही काजू बादाम, ठीक है। ये जो आपके नट्स हैं इनकी फल बीती के अंदर, इनकी फल बीती के अंदर क्या है आपका स्क्लन काइमा पाया जाता है। उसके अलावा अमरूद, अमरूद हो गया क्या अमरूद, ठीक है, अमरूद हो गया आपका, नाशपाती हो गया, चीकू, इनका जो इनकी जो गिरी है उसके अंदर क्या है आपका पाया जाता है स्क्लन काइमा पाया जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए नट्स की फल बीती के अंदर, उसके अलावा अमरूद है, नाशपाती है, चीकू है, इनके इनकी गिरी के अंदर पाया जाएगा। फिर बात करें अंतरकोशिकीय अवकाश, ये अंतरकोशिकीय अवकाश क्या होता है, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर ये एक उत्तक है, उसके उत्तक के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, बिल्कुल भैया कोशिकाएं होंगी, ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। तो दो कोशिकाओं के बीच में जो जगह होती है ना उसको कहते हैं अंतर कोशिका अवकाश। मैं कह रहा हूं कि आपके जो उत्तक होते हैं उनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, बिल्कुल भैया बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो जब बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो दो कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह होती है ना उसको क्या कहते हैं अपन अंतर कोशिकीय अवकाश कहते हैं, ठीक बात है। चलो आंतरिक कोशिकीय अवकाश जो है वो पेरेन्काइमा के अंदर होता है या नहीं होता, तो यहां पर नहीं होता, नो मतलब नहीं होगा भाई, पेरेन्काइमा के अंदर अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होगा। अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं है मतलब क्या है, जो कोशिकाएं हैं पेरेन्काइमा की वो आपस में क्या है बहुत क्लोजली जुड़ी हुई हैं, एकदम से आपस में पास पास जुड़ी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें अंतरकोशिकीय अवकाश है ही नहीं। वही मैं बात करूं कोलन काइमा की, तो इनके अंदर भी नहीं है, ठीक है, अंतरकोशिकीय अवकाश। अब बात करें इनके कार्य क्या क्या है, पेरेन्काइमा का कार्य क्या है, देखो ध्यान से, प्रकाश संश्लेषण, भंडारण और श्रावण इसके काम है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में काम करेगा ये, ठीक है, भंडारण में खाने वाने को स्टोर करने में, और इसका श्रावण का काम है, ठीक है, सिक्रीशन करने का काम है। उसके अलावा जो आपका कोलन काइमा का काम क्या है, ये यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, किसको किसको देगा, जो यंग स्टेम है, जो यंग स्टेम में जो नया नया तना बना है उसको ये देगा क्या, यांत्रिक सहारा देगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, और जो पेटियोल लीफ की जो पत्ती की जो डंडी लगी हुई होती है उसको क्या देगा, ये सहारा देगा, ठीक है। और वहीं स्क्लन काइमा इसका काम भी क्या है, ये यांत्रिक सहारा देता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करेगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जो स्क्लन काइमा जो है इसके अंदर क्या बनता है, एक तंतुमयी फाइबर बनता है और एक आपका स्क्लेराइड बनता है। अब इनकी बात कर लेते हैं, तो स्क्लन काइमा के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर एक फाइबर बनता है और एक स्क्लेराइड बनता है, दो प्रकार है इसके अंदर स्क्लन काइमा के अंदर, एक आपका फाइबर और एक आपका स्क्लेराइड, एक एक की बात करते हैं जो, ठीक है। फाइबर हिंदी में तंतु कह देंगे, ठीक है। चलो फाइबर जो इसकी भित्ति कैसी होगी, मोटी भित्ति होती है, ठीक है, इसकी जो भित्ति है फाइबर की वो कैसी होती है, मोटी होती है। अवकाशी का ल्यूमन इसमें कम होता है। देखो फाइबर जो आपका कुछ इस प्रकार का होता है, यहां मैं बना देता हूं, ठीक है, कुछ इस प्रकार का फाइबर होता है एक बार समझने के लिए, ठीक है। अब इसकी भित्ति कैसी है, मोटी भित्ति है, ठीक है, मोटी भित्ति है इसकी, बिल्कुल भैया मोटी भित्ति है। उसके अलावा अवकाशी का इसका ल्यूमन जो है, ल्यूमन किसको कहते हैं, इसके अंदर की जो जगह है ना, ये इसके अंदर की जगह, इसे क्या कहते हैं, ल्यूमन अवकाशी का कहा जाता है। तो ये क्या होता है, इसका कम होता है, ठीक है, जो ल्यूमन इसका क्या होता है, कम होता है, कम ल्यूमन, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं कि ये कैसी होती है, लंबी होती है, कैसी होती है, लंबी होती है, वो तो आपको दिख ही रहा है लंबी है, ठीक है। नुकीली होती है, नुकीली देखो यहाँ पर नुकीली है, बिल्कुल बिल्कुल नुकीली भी होती है ये, ठीक है, नुकीली होती हैं और समूह में पाए जाते हैं, ग्रुप के अंदर ये पाई जाती हैं। तो जो फाइबर है वो क्या है, ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं। मैंने कहता है कि स्क्लन काइमा के दो प्रकार है, एक फाइबर है, एक आपका स्क्लेराइड है। फाइबर जो है उसकी भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। अवकाशी का ल्यूमन जो है वो कम होता है और ये लंबी होती है, नुकीली होती है। उसके अलावा समूह में पाई जाती है, ग्रुप के अंदर पाई जाती है। वही मैं बात करूं स्क्लेराइड के बारे में, तो स्क्लेराइड जो हो क्या होता है आपका, अत्यधिक मोटी भित्ति होगी। स्क्लेराइड की इससे भी मोटी भित्ति होगी, अत्यधिक मोटी, इसकी मोटी थी, इसकी अत्यधिक मोटी भित्ति होगी, ठीक है। गोलाकार, अंडाकार, सिलेंडरिकार, कैसा भी इनका शेप हो सकता है, गोलाकार, अंडाकार, सिलेंडरिकार इनका शेप हो सकता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। अवकाशी का ल्यूमन जो इनका बहुत ही कम होगा, इनका जो अवकाशी का जो थी वो कम थी, इनका तो बहुत ही कम होगा, ल्यूमन जो है वो बहुत कम होगा, ठीक है। नट्स की फल भित्ति में पाए जाते हैं, ठीक है। गिरीदार फलों की गिरी में पाए जाएंगे, ठीक है, जैसे अमरूद हो गया, नाशपाती हो गया, चीकू हो गया, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। लेग्यूम्स के जो बीज आवरण है, जो आपके दाल वाली जो फैमिली है, दाल जो वगैरह जो है, उनका जो बीज आवरण है उसके अंदर आपका स्क्लेराइड पाया जाएगा, और चाय की जो पत्ती है उनके अंदर आपके स्क्लेराइड पाए जाएंगे। एक बार वापस रिपीट करूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट में पानी पी लूं, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है?
देखो ध्यान से, स्क्लाइड जो है इनकी अत्यधिक मोटी भित्ति होगी, गोलाकार, अंडाकार, सिलेंडरिकार हो सकते हैं ये। अवकाशी का जो इनका ल्यूमन है वो बहुत ही कम होगा। उसके अलावा नट्स की फल भित्ति के अंदर गिरीदार फलों की गिरी के अंदर, जैसे अमरूद हो गया, चीकू हो गया, आपका नाशपाती हो गया, इनके अंदर, ठीक है। और लेग्यूम्स जो दालें वगैरह हैं उनके बीज आवरण के अंदर और चाय की पत्ती के अंदर ये मौजूद होते हैं। चलो अब बात करेंगे जटिल ऊतकों के बारे में, ठीक है। जटिल ऊतक कौन से हो गए? ये सरल ऊतक हो गए आपके पेरेन्काइमा, कुलेन्काइमा और आपके स्क्लेन्काइमा। अब बात करेंगे अपन जटिल ऊतक, जो मैंने आपको बताया था क्या है, आपके जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। एक एक को डिटेल में देखते हैं, आ जाओ। जटिल ऊतक ये भिन्न प्रकार की कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, भैया ये तो आपने बता दिया, ठीक है। सरल ऊतक एक प्रकार समान कोशिकाओं से बने हुए होते हैं और आपके जटिल ऊतक भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। फ्लोएम के बारे में, जाइलम फ्लोएम के बारे में बात करते हैं। तो जाइलम जो है इसका मेन काम क्या होगा? इसका मेन काम क्या होगा कि ये जल को क्या करेगा? संवहन कराएगा। जल का क्या कराएगा? संवहन कराएगा। जड़ों से आपकी जो पत्तियां हैं, भाई जल कहां से आएगा? जड़ों से आएगा, ठीक है। जड़ें जो है वो जल को अवशोषित करेंगी, फिर आपकी पत्तियों तक वो जल कैसे पहुंचेगा? यही जाइलम भाई साहब जो है ना, यही उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। जल को नीचे से ऊपर तक, या फिर सारी जो आपकी जो टहनियां हैं, डालियां जितनी भी हैं, शाखाएं जितनी भी प्लांट के अंदर, पत्तियां जितनी भी है, सबके अंदर जो जल पहुंचाने का काम किसका है? जाइलम का काम है जी, ठीक है। तो जल का संवहन कौन करेगा? आपके जाइलम करेगा, ठीक है। वही बात करूं फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम भाई खाना कौन बना रहा है? भैया पत्तियां खाना बनाती हैं भाई, कई बार यंग स्टेम भी बनाती है, ठीक है, लेकिन जनरली तो पत्तियां खाना बनाती हैं, ठीक है। तो मैंने कहा जड़ें खाना बनाती हैं कि अपना नहीं बनाती, तो खाना तो पत्तियां बना रही हैं, जड़ों को भी खाना तो चाहिए, एनर्जी तो चाहिए। वो खाना कैसे पहुंचेगा? भैया फ्लोएम जो होता है ना, ये खाने का परिवहन करवाता है। पानी का परिवहन कौन करवाएगा? जाइलम। और जल आपका जो भोजन है उसका परिवहन कौन करवाएगा? फ्लोएम करवाएगा, ठीक है। अब जाइलम जो वो किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? तो आपके ट्रैकिड, जिसको हिंदी में वाहिनी की कहेंगे, ठीक है, अपन आगे ट्रैकिड ही बोलेंगे इसको। वेसल्स, जिसको हिंदी में वाहिका कहेंगे, ठीक है। चलो जाइलम फाइबर, ठीक है, और जाइलम पेरेन्काइमा का बना हुआ होता है। वापस बोल रहा हूँ, जाइलम जो है वो आपका ट्रैकिड, वेसल, उसके अलावा जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा का बना हुआ होता है, चार चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। वही मैं बात करूं फ्लोएम की, तो ये भी चार चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। चालनी, चालनी नलिका, जिसको इंग्लिश में अपन सीव ट्यूब कहेंगे, चालनी नलिका इंग्लिश में सीव ट्यूब कहेंगे। और फिर है सहचर कोशिकाएं, जिनको इंग्लिश में अपन कंपेनियन सेल्स कहेंगे। और फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये तो आप नहीं भूलोगे, इनमें से दो तो आप नहीं भूलोगे। जाइलम के अंदर भी जाइलम फाइबर आ रहा है और जाइलम पेरेन्काइमा आ रहा है। फ्लोएम के अंदर भी फ्लोएम फाइबर आ रहा है, फ्लोएम पेरेन्काइमा आ रहा है। ये तो आप नहीं भूलोगे। यहाँ पर ट्रैकेड और वेसल आ रहे हैं, यहाँ पर आपकी चालनी नलिका, जिसको सीव ट्यूब कहते हैं इंग्लिश में, और सहचर कोशिकाएं, जिनको इंग्लिश में अभी कंपेनियन सेल्स कहा जाता है। एक को अपन देखते हैं, पहले अपन बात करेंगे किसकी? जाइलम वालों को एक साथ में देख लें, हैं? जाइलम वालों को एक साथ में देख लेते हैं। ये रहे जाइलम वाले सारे, ठीक है। ये आपकी ट्रैकिड, वाहिनी की, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है, को देख लेते हैं। आज जो ट्रैकिड है, आपकी जो वाहिनी की है, जो ट्रैकिड है, ठीक है, ये कैसी होती है? एक बार इन दो को देख लेते हैं, फिर अपन आगे देखेंगे, ठीक है। जो आपकी ट्रैकिड है, वाहिनी की जो है, वो कैसी है? वो संवहन करती है, पानी को ले जाने का काम है जी इनका, ठीक है। ये प्रिमिटिव कंडक्टिंग करती है, पुराने प्रकार का ये संवहन करती हैं, ठीक है। पुराने प्रकार का संवहन कौन सी करती है? ट्रैकिड जो है आपकी, वाहिनी की जो है, वो पुराने प्रकार का क्या करती है? संवहन करती है, ठीक है। थोड़ा प्रिमिटिव, पुराने प्रकार की है, ठीक है। वही मैं बात करूं वेसल के बारे में, तो ये एडवांस्ड है, ठीक है। ये जल्दी क्या करती है? आपका संवहन करती है, एडवांस्ड है। एडवांस्ड कौन सी? आपकी वेसल। प्रिमिटिव कौन? आपकी ट्रैकिड है, ठीक है। उसके अलावा बात करूं तो ट्रैकिड जो, इसके अंदर ल्यूमन कम होगा। ल्यूमन कम का मतलब क्या है? अवकाशी का। पाइप के अंदर जो पानी जाने की जगह है, ये पाइप मान लो, इस पाइप के अंदर पानी जाने की जगह जो वो कम होगी, अंदर जो है खाली कम है, ठीक है। ये ल्यूमन इसके अंदर कम होगा। और मैं बात करूं वेसल की, तो इसके अंदर ल्यूमन अधिक होगा, तभी तो ये एडवांस है ना, इसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा जा सकती है, ठीक बात है। चलो ट्रैकिड जो है, इसकी लिग्निन की भित्ति बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? लिग्निन की। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पर भी आपको लिग्निन दिखाई दे, मतलब क्या है कि वो क्या मृत है, जीवित नहीं है। तो ये क्या है? मृत ही निकलेगा, अभी बताऊंगा। देखो लिग्निन की भित्ति है, वेसल के अंदर भी लिग्निन की भित्ति है, ठीक है। इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म में जीवद्रव्य नहीं होता। अरे जो चीजें मृत होती है उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म में जीवद्रव्य नहीं होता, ये वाली बात मैंने आपको बताई थी। तो ये लिग्निन है, लिग्निन की भित्ति मतलब ये मृत है, और प्रोटोप्लाज्म में जीवद्रव्य इनके अंदर नहीं होता, क्योंकि मृत है तो जीवद्रव्य कैसे होगा। ऐसे वेसल की बात करें, इसके अंदर भी लिग्निन की भित्ति होती है, ये भी इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म जो है वो नहीं होता, ठीक है। चलो अब बात करें ट्रैकिड के अंदर पिट्स पाए जाते हैं। भैया ये पिट्स क्या है? हिंदी में बात करें तो गड्ढे, ठीक है, गर्त, ठीक है। जो गड्ढे हैं वो इनके अंदर पाए जाएंगे। भैया गड्ढे क्या है? ठीक है, देखो ध्यान से बताता हूं अभी। मान लो ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, ठीक है।
छिद्र और मैं पिट्स के अंदर आपको फर्क बता रहा हूं, ठीक है। पिट और छिद्र के अंदर मैं आपको फर्क बता रहा हूं। इसके आर पार मैंने क्या कर दिया, ये छेद कर दिया, ये तो क्या आपका छिद्र हो गया, ये क्या है आपका छिद्र हो गया, ठीक है। ये तो समझ में आता है आपको छिद्र, अरे जो आर पार हो जाए वो क्या है, छिद्र है, ठीक है। और गड्ढा क्या है, ये गड्ढा है। फर्क पता चलेगा दोनों में, फर्क पता लग गया। जो आर पार हो जाए वो क्या है, छिद्र होता है, और जो आर पार नहीं हो, ठीक है, वो क्या है, गड्ढा है। ये क्या है, पिट है, ठीक है। अब इनमें से मैं लिख देता हूं यहाँ पर, बाद में आपको याद रहेगा। ये क्या है, पिट, और ये क्या है, छिद्र। फर्क पता लग गया दोनों में, ठीक है। तो आपकी जो ट्रैकेड होती है ना, ट्रैकेड जो होती है उनके अंदर पिट्स पाए जाते हैं, गड्ढे तो पाए जाते हैं उनकी दीवारों के अंदर, लेकिन छिद्र नहीं पाए जाते, ठीक है। लेकिन वही मैं बात करूं, तो आपकी वेसल्स होती हैं, इनकी जो दीवारें जो होती है उनमें पिट्स भी पाए जाते हैं और आपके छिद्र भी पाए जाते हैं, दोनों चीजें यहाँ पर पाई जाएंगी, ठीक है। आ जाओ, अब बात करें जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर के बारे में बात करते हैं। जाइलम जो पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा आ रहा है, मतलब क्या है, कोशिका कैसी होंगी, जीवित होंगी। पेरेन्काइमा के अंदर कैसी थी कोशिकाएं, जीवित कोशिकाएं थी। तो यहाँ पर क्या है, जाइलम पेरेन्काइमा, तो कोशिकाएं कैसी होंगी, जीवित होंगी, ठीक है। और पेरेन्काइमा की भित्ति कैसी थी, पतली भित्ति थी, पतली भित्ति होगी इनकी भी, ठीक है। फूड स्टोरेज का काम है जी, पेरेन्काइमा क्या कर रहा था, अरे खाने को स्टोरेज करने का ही तो काम बताया था मैंने आपको, दिखा दिखा देता हूँ, चलो दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रकाश संश्लेषण, भंडारण भंडारण भंडारण, क्या स्टोरेज का काम है, ठीक है। वही बात यहाँ कर रहे हैं अपन। तो जाइलम पेरेन्काइमा जो है, इसका काम क्या है, फूड स्टोरेज का काम होता है। क्या क्या स्टोर करता है, ये देखो ध्यान से, स्टार्च को स्टोर करता है, फैट को स्टोर करता है, और आपकी टेनिन्स जो है इनको स्टोर करता है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, स्टार्च आपको याद रह जाएगा, फैट आपको याद रह जाएगा, टेनिन आप भूल जाओगे, ठीक है। टेनिन आप भूल जाओगे, टेनिन को याद रखना। जाइलम पेरेन्काइमा जो है आपका, वो टेनिन स्टोर करता है। आगे मैं बात करूंगा कैसे भूलोगे, बताऊंगा आगे, ठीक है। और इनके अंदर जाइलम पेरेन्काइमा के अंदर क्या पाई जाती है, रे पेरेन्काइमा कोशिका भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, रे पेरेन्काइमा कोशिका। जैसे देखो मैंने आपको बताया कि ऊपर जो है आपकी जड़ों से पानी जो है वो ऊपर की तरफ कौन लेके जाएगा, ये जाइलम लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन भैया जड़ों से पानी ऊपर ही थोड़ी ना लेके जाना है, साइड में तो भी जो डालियां होती हैं, अरे साइड में भी तो डालियां लगी हुई हैं, वहां पर पानी कौन भेजेगा, वहां पर ये रे पेरेन्काइमा जो कोशिकाएं होती हैं ये भेजेंगी। ये क्या है, पानी का त्रिज्य संवहन कराती है। कैसे कराती है, पानी का त्रिज्य संवहन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेडियल कंडक्शन। आपको बोले कि पानी का त्रिज्य संवहन कौन कराता है, तो आपकी रे पेरेन्काइमा जो कोशिकाएं हैं वो करवाती है। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, जाइलम फाइबर के बारे में बात करते हैं फिर। जाइलम फाइबर वुड फाइबर है ये, ठीक है, ठीक है। और अत्यधिक मोटी भित्ति हो गया भाई, लकड़ी है तो लकड़ी के अंदर तो मोटी भित्ति होनी चाहिए, ठीक है। और गुही का ल्यूमन इनके अंदर विलुप्त हो जाती है, ठीक है। लकड़ी तभी तो बनेगी ना जब उसके अंदर क्या है, ल्यूमन विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। ल्यूमन मतलब अब अंदर खाली जगह जो है वो विलुप्त हो जाएगी, ठीक है, तभी तो वो बढ़िया लकड़ी बनेगी, मजबूत बनेगी, उसके अंदर खाली जगह कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसके अंदर गुही का जो ल्यूमन है वो खत्म हो जाता है। और इसका काम क्या है, यांत्रिक सहायता, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, यांत्रिक सहायता। ट्रैकेड और वेसल को क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट जो प्रदान करता है। तो अपने तीन चारों देख लिए, जाइलम के चारों भाग देख लिए अपन ने, ट्रैकेड, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, चारों देख लिए। अब बात करेंगे फ्लोएम के बारे में। आ जाओ, फ्लोएम के चारों भाग देखते हैं, फ्लोएम के चारों भाग देखते हैं, एक को देख लेते हैं। आ जाओ, पहला आपका चालनी नलिका, सिव ट्यूब्स कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे इनको, सिव ट्यूब्स कहेंगे, चालनी नलिका। अब ये जो चालनी नलिका है, ये जिम्नोस्पर्म के अंदर ये चालनी नलिका नहीं होती, ये याद रखना भाई, एग्जाम में आया हुआ है। चालनी नलिका जो इंग्लिश में जिसको अपन सिव ट्यूब कहते हैं, ये जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं होती। तो क्या होती है जिम्नोस्पर्म के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर चालनी नलिका की जगह चालनी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। आपके जो एंजियोस्पर्म है इनके अंदर चालनी नलिका होती है, और जिम्नोस्पर्म के अंदर चालनी कोशिका पाई जाएगी। इंग्लिश में बात करें तो सिव सेल्स पाई जाएंगी, यहाँ पर सिव ट्यूब, वहां पर सिव सेल्स पाई जाएंगी, ठीक है। अब जो चालनी नलिका है ये सहचर कोशिका के साथ चिपकी रहेगी। सहचर कोशिका अगली अपन जो पढ़ेंगे, ये देखो सहचर कोशिका, ठीक है, इंग्लिश में इसको कंपेनियन सेल कहते हैं। तो आपकी जो चालनी नलिका और आपकी जो सहचर कोशिकाएं जो है आपस में दोनों चिपकी हुई होती हैं। देखो मैं आपको दिखाऊं, जगह है क्या यहाँ पर, मान लो ये क्या आपकी चालनी नलिका है और ये आपकी सहचर कोशिका है, दोनों आपस में क्या होंगी, चिपकी रहेंगी ऐसे, ठीक है। दोनों आपस में क्या रहेंगी, चिपकी रहेंगी। इसको मैं मिटा दूं वरना आप बाद में सोचोगे पता नहीं क्या बनाया था ये। दोनों आपस में क्या रहेंगी, ये चिपकी रहेंगी, ठीक है। चलो, तो चालनी नलिका और सहचर जो कोशिकाएं हैं वो आपस में दोनों चिपकी हुई रहती हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ चिपकी रहती हैं। अंतः भित्ति इनकी छिद्रित होगी। तो चालनी नलिका है
इनकी जो अंतः भित्ति वो कैसे होगी, छिद्रित होगी, उसमें क्या होंगे, छेद होंगे, ठीक है, छेद होंगे, और ये छेद बनाकर क्या बनाती है, चलनी प्लेट बनाती है, क्या बनाती है, चालनी प्लेट बनाती है। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं, चालनी नलिका जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं होती, चालनी कोशिकाएं पाई जाती हैं वहां पर। चालनी नलिका और आपका जो कंपेनियन सेल जो सहचर कोशिकाएं हैं वो आपस में क्या है, जुड़ी हुई होती, चिपकी हुई रहती हैं। अंतः भित्ति इनकी कैसी होती है, छिद्रित होगी, ठीक है, जिनमें छेद छेद होंगे, और उसको क्या कहेंगे अपन, चालनी प्लेट बनाती हैं ये, ठीक है। कोशिका द्रव्य इनके अंदर कैसा होगा, परिधीय होगा। कोशिका द्रव्य कैसा होगा इनके अंदर, परिधीय, मतलब मान लो कि ये मान लो कोशिका है, ये क्या है आपका, चालनी कोशिका है, चालनी नलिका है। इस चालनी नलिका के अंदर जो होगा कोशिका द्रव्य होगा वो साइड साइड में से परिधीय होगा, ठीक है, परिधि में होगा, ठीक है, बीच में नहीं होगा, परिधि में होगा। तो भैया बीच में क्या होगा, बीच में एक बड़ा सा रसदानी होगा, ठीक है, बीच में क्या होगा, एक बड़ी सी रसदानी होगी, ठीक है। तो आपका जो कोशिका द्रव्य वो क्या परिधि है, साइड साइड में है, और आपकी जो, हाँ साइड साइड में मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, जो साइड साइड में है, और उसके अलावा जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस, सॉरी, बड़ी रसदानी है बीच में, क्या है ये ब्लू कलर वाली क्या है, रसदानी है। केंद्रक इनके अंदर नहीं होता, न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं होता, ठीक है। आपकी ये क्या नाम है इनका, चालनी जो नलिका है इनके अंदर केंद्रक नहीं होता। केंद्रक भैया नहीं है तो इनके काम काज कौन देखेगा, भाई काम तो वही कोई कोशिका जगह है, अगर वो काम कर रही है तो उसका काम कौन देखता है, केंद्रक ही देखता है। अगर इसमें केंद्रक नहीं है तो इनके काम कौन देखेगा, इनके काम जो देखने वाला है वो आपकी सहचर कोशिकाएं जो है ये इनका काम देखेंगे। वापस सुनो एक बार ध्यान से, कार्य इनका कौन देखेगा, सहचर कोशिका का केंद्रक जो है वो नियंत्रित करता है। वापस सुनो एक बार ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आपकी चालनी नलिका है और आपकी जो सहचर कोशिकाएं हैं आपस में दोनों जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, जुड़ी हुई है। अब जो आपस में जब जुड़ी हुई है तो मैं ये कह रहा हूं कि चालनी नलिका के अंदर केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, तो उसके काम कौन देखेगा, इसके काम जो सहचर कोशिका का जो केंद्रक है वही इसका काम देखेगा, ठीक है। आपस में जुड़ी हुई तो है ही, कनेक्शन बना हुआ है ही, तो ये वाला इसका केंद्रक जो है वही इसका काम देख लेता है, इसके अंदर कोई केंद्रक नहीं होता, याद रखना, ठीक है। अब बात करें सहचर कोशिकाओं के बारे में, इंग्लिश में कहते हैं इसको कंपेनियन सेल्स। देखो जिम्नो, जिम्नो के अंदर कंपेनियन जो सहचर कोशिकाएं वो नहीं होती, जिम्नो के अंदर चालनी नलिका भी नहीं थी, चालनी कोशिका थी उसकी जगह, और जिम्नो के अंदर सहचर कोशिकाओं की जगह क्या होती है, एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं होती हैं, याद रखना। जिम्नो के अंदर सहचर कोशिकाओं की जगह क्या होती है, एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं होती हैं। ये चालनी नलिका और सहचर कोशिकाएं चिपकी रहती हैं, बता दिया मैंने आपको। इन दोनों के बीच जो सामान्य भित्ति होगी उसमें गर्त होंगे, इन दोनों के बीच में मान लो ये चालनी कोशिका है, चालनी नलिका है, और यहाँ पर ये सहचर कोशिका है, इन दोनों के बीच में जो दीवार होगी, भित्ति होगी, उसमें क्या होंगे, गर्त होंगे, पिट्स होंगे, गड्ढे होंगे, ठीक है, ठीक है। एक मिनट दीजिए, मैं इस लैपटॉप को चार्ज लगा लेता हूँ, एक मिनट बस। एक मिनट बस, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक ठीक ठीक, ओके, ठीक, ठीक है। तो दोनों के क्या बीच में जो भित्ति होगी उसमें क्या होंगे, गर्त होंगी, पिट्स होंगे, ठीक है। चालनी नलिका में दाब विभव प्रेशर ग्रेडियंट को बनाए रखती है। जो चालनी नलिका, ये जो आपकी सहचर कोशिका है, ये चालनी नलिका के अंदर सिव ट्यूब के अंदर क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट जो वो बना के रखती है। वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ दोनों को। जबकि सहचर कोशिका इंग्लिश में अपन इसको कंपेनियन सेल कहते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर ये आपकी सहचर जो कोशिका वो नहीं पाई जाती, तो क्या पाया जाता है, एल्ब्यूमिनी कोशिका पाई जाती है, ठीक है। चालनी नलिका और सहचर कोशिका आपस में चिपकी रहती हैं, बिल्कुल चिपकी रहती हैं। इन दोनों के बीच जो सामान्य भित्ति होगी उसमें क्या होंगी, पिट्स होंगी, ठीक है। पिट्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। चालनी नलिका में दाब विभव जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसको बनाए रखने का काम करती है, ठीक है, चालनी नलिका के अंदर। फ्लोएम पेरेन्काइमा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है, पेरेन्काइमा आ रहा है मतलब कोशिका तो जीवित होंगी होंगी, वो तो पता लग गया आपको। इनके अंदर गर्त होंगे, पिट्स पाए जाएंगे, इनकी जो भित्ति होंगी उनके अंदर गर्त होंगे, मतलब गड्ढे जो है वो पाए जाएंगे, ठीक है। चलो, कोशिकाओं के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बनेगा, ठीक है। ये मान लो कि दो कोशिकाएं हैं, एक मिनट बताता हूँ, फ्लोएम पेरेन्काइमा के बारे में बता रहा हूँ। ये दो कोशिकाएं हैं, इनके अंदर क्या होंगे, यहाँ पर गड्ढे होंगे, गड्ढे होंगे, ठीक है, गड्ढे होंगे, और उन गड्ढों से क्या है, दोनों कोशिकाओं के बीच में कनेक्शन बनेगा। उस कनेक्शन क्या कहते हैं अपन, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। तो ये बात यहां लिख रखी है कि कोशिकाओं के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बनेगा, किसके द्वारा, पिट्स के द्वारा, जो गड्ढे हैं उनके द्वारा, ठीक है। इनका काम क्या है, पेरेन्काइमा, अरे भाई भंडारण का काम है, तो भोजन और अन्य पदार्थों का संचय करेगा, स्टोर करेगा ये, ठीक है। किसके साथ स्टोर करेगा, रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज। अब आपको एक बात बता देता हूँ, जाइलिन पेरेन्काइमा के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था कि किसका स्टोर करता है, स्टार्च, फैट और टेनिन्स, ठीक है। अब स्टार्च और फैट तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन कंफ्यूज कहां होगी,
टेनिन्स और रेजिन के अंदर कंफ्यूज होगे, वहां पर बोलोगे कि भैया फ्लोएम पेरेन्काइमा रेजिन करता है कि टेनिन करता है, ये भूल जाओगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है भैया, फ्लोएम पेरेन्काइमा जो वो रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज का करता है, ठीक है। और वही मैं बात करूं आपका जाइलम पेरेन्काइमा आपका टेनिन, स्टार्च और फैट का करता है, ये मैं भूलना मत। अब बात करें फ्लोएम फाइबर के बारे में, तो फ्लोएम फाइबर को बास्ट फाइबर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये स्क्लन कायमा का बना हुआ होता है, किसका बना होता है, स्क्लन कायमा का ये बना हुआ होता है। लंबे होते हैं, शाखित होते हैं और नुकीले होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है स्क्लन कायमा कैसे बताए थे मैं आपको, लंबे, नुकीले, शाखित बताए थे। अरे यार आ जाओ बता दीजिए। ये देखो फाइबर के बारे में, लंबे, नुकीले, शाखित, ठीक है। चलो आ जाओ। तो ये लंबे, नुकीले और अशाखित होते हैं ना, अशाखित, इसको अशाखित लिख देते हैं ढंग से, अशाखित, कोई शाखाएं नहीं होती इनमें, अशाखित, चलो अशाखित होते हैं, ठीक है। प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाते, प्राथमिक फ्लोएम के अंदर ये नहीं पाए जाते हैं। आपके जो फ्लोएम फाइबर है ये प्राथमिक फ्लोएम के अंदर नहीं पाए जाते, द्वितीयक फ्लोएम के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। यांत्रिक सहारा प्रदान करना इनका काम है। स्क्लन कायमा के मेंबर है, स्क्लन कायमा का काम क्या है, अरे स्क्लन कायमा का काम क्या होता था मैंने आपको, वो क्या करते हैं, यांत्रिक सहारा देते हैं, यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। तो इस चीज से बने हुए हैं, तो ये भी क्या यांत्रिक सहारा ही देंगे, ठीक है। आ जाओ तो जाइलम के बारे में बात करते हैं। तो जाइलम यहाँ पर दो प्रकार का है, एक आपका प्रोटोजाइलम और एक आपका मेटाजाइलम। जो पहले बन जाएंगे वो आपके प्रोटोजाइलम हो जाएंगे और जो बाद में बनेंगे वो आपके मेटाजाइलम हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि जाइलम जो वो दो प्रकार के हैं, जो पहले बन जाएंगे उनको प्रोटोजाइलम कह देंगे और जो बाद में बनेंगे उनको मेटाजाइलम कह देंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज है वो ध्यान से देखना, अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ बना है, अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ बना है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ बना है, देखो पी का मतलब प्रोटोजाइलम, एम का मतलब मेटाजाइलम। अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ बना है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ बना है, तो इस कंडीशन को कहते हैं अपन एंडार्क कंडीशन कहा जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं अपन एंडार्क कंडीशन कहते हैं। और ये कंडीशन कहां पाई जाती है, स्टेम के अंदर पाई जाती है, तने के अंदर पाई जाती है। आगे अपन बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। वापस एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं एंडार्क कंडीशन, और ये तने के अंदर, स्टेम के अंदर पाई जाती है। वही मैं बात करूं, अगर मेटाजाइलम अंदर की तरफ है और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, इस कंडीशन को अपन एक्सार्क कहते हैं और ये जड़ों के अंदर, मूल के अंदर, रूट्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। आ जाओ फ्लोएम के बारे में बात करते हैं। फ्लोएम के बारे में बात करते हैं। तो फ्लोएम जो है प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम, तो पहले बन जाएंगे वो प्रोटोफ्लोएम होंगे और जो बाद में बनेंगे वो मेटाफ्लोएम होंगे, ठीक है। आ जाओ अब बात करेंगे ऊतक तंत्र के बारे में। तीन प्रकार के ऊतक तंत्र अपन पढ़ेंगे, एक है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, एक है संवहनी ऊतक तंत्र और एक है आपका भरण ऊतक ऊतक तंत्र, ठीक है। भरण ऊतक तंत्र, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एक एक को पढ़ते हैं। पहले बात करेंगे बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र के बारे में, एपिडर्मल टिश्यू के बारे में। एपिडर्मल टिश्यू जो आपका बाह्य त्वचीय जो ऊतक तंत्र है, इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे बाह्य त्वचा एपिडर्मिस के बारे में बात करते हैं। आ जाओ तो ये पौधे के भागों की बाहरी त्वचा है, जो पौधे के जो भाग हैं उनकी जो बाहर की त्वचा होगी उसको क्या कहेंगे अपन, बाह्य त्वचा एपिडर्मिस कहा जाएगा, ठीक है। सिंगल लेयर की बनी हुई होती है, एक ही परत का ये बना हुआ होता है, याद रखना एक ही परत, सिंगल लेयर है, ठीक है। पेरेन्काइमा की कोशिका की बनी हुई होती है, जो आपकी बाह्य त्वचा है एपिडर्मिस होगी, किसकी बनी हुई होती है, पेरेन्काइमा कोशिका की ये बनी हुई होती है। साइटोप्लाज्म इनके अंदर कम होता है, रसधानी इनके अंदर बड़ी होती है। साइटोप्लाज्म ठीक है कम होगा, रसधानी क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है, याद रखना। बाह्य त्वचा की बाहरी सतह पर मोम की मोटी परतें परत से ढकी हुई होती है। मैं कह रहा हूं कि प्लांट के जो आपके भाग हैं वो उनकी बाहरी त्वचा क्या होगी, बाह्य त्वचा एपिडर्मिस कहेंगे। जो बाहर की सबसे बाहर की परत है उसको क्या कहेंगे अपन, बाह्य त्वचा कहेंगे, ठीक बात है। और बाह्य त्वचा जो है उसके बाहर भी क्या है, एक मोटी मोम की परत होती है, मोम की मोटी परत होती है, उसको क्या कहते हैं अपन, क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल वर्ड आपने सुना होगा कि जो आपके प्लांट के जो भाग हैं उनके जो सबसे बाहर की परत है उसको क्या कहते हैं अपन, बाह्य त्वचा। उस बाह्य त्वचा के ऊपर एक मोम की मोटी परत से ढकी हुई होती है वो बाह्य त्वचा, उस मोम की मोटी परत को कहते हैं अपन क्यूटिकल कहते हैं। ये क्यूटिकल किस काम आती है, पानी की हानि को रोकता है, पानी का जो लॉस है ना उसको रोकेगा। धूप ज्यादा पड़ रही है, पानी जो है कम निकलेगा बाहर, कम उड़ेगा पानी, किसकी वजह से, इस क्यूटिकल की मदद से, ठीक है। चलो मूल जड़ों में क्यूटिकल नहीं होते, जो आपकी जड़ें हैं उनके अंदर क्यूटिकल नहीं होती भैया, वहां पर आवश्यकता ही नहीं है ना, जड़ों के अंदर तो आवश्यकता ही नहीं है क्यूटिकल रखने की। वहां पर कौन सा पानी उड़ रहा है, जड़ें तो नीचे है ना जमीन में, वहां पर तो पानी पानी उनके पास में, वहां पर कहाँ पानी उड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, उनको पानी बचाने की जरूरत नहीं, इसलिए वहां पर जड़ों में क्यूटिकल नहीं होते, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते
अगला है स्टोमेटा के बारे में बात करते हैं। पहला अपन बाह्य त्वचा के बारे में कहां पर क्या पढ़ रहे हैं अपन, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र पढ़ रहे हैं, उसमें बाह्य त्वचा एपिडर्मिस के बारे में बात कर लिया, बात करेंगे अपन स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा को हिंदी में कहते हैं रंध्र, ठीक है। तो पत्तियों की बाह्य त्वचा में एपिडर्मिस में आपका ये पाया जाता है रंध्र। आपके जो स्टोमेटा वो कहां पाए जाते हैं, जो आपकी पत्तियां हैं उनका जो बाह्य त्वचा जो एपिडर्मिस है उनकी, उनके अंदर आपका स्टोमेटा जो रंध्र है वो पाए जाते हैं। काम क्या होता है इन रंध्रों का, स्टोमेटा का काम क्या होता है, तो गैसों का परिवहन और विनिमय का काम होता है, गैसों का आदान प्रदान करने का इनका काम होता है। ठीक बात है। चलो ऐसा दिखता है भाई आपका रंध्र जो है इस प्रकार का दिखता है। ये क्या है, इसकी गार्ड सेल कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, गार्ड सेल। हिंदी में बात करें तो द्वार कोशिका है, क्या है ये, द्वार कोशिका, इंग्लिश में गार्ड सेल, ठीक है। पहले दिन द्वार कोशिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो द्वार कोशिका है इसकी जो बाहरी भित्ति होगी वो कैसी होगी, मोटी होगी, जो बाहर वाली भित्ति होगी वो कैसी होगी, मोटी होगी, और अंदर वाली भित्ति कैसी होगी, पतली होगी, याद रखना भाई, ठीक है। तो आपकी द्वार कोशिका है, इनकी बाहर वाली भित्ति मोटी, अंदर वाली पतली होगी, ठीक है। शेम के आकार की होती है ये, कैसे आकार की होती है द्वार कोशिका, कैसी होती है, शेम के आकार की, बीन शेप की होती है ये, ठीक है। किसके किसके अंदर, बीन शेप की होती है डाइकोट्स के अंदर, और आपके जो घास वगैरह है इनके अंदर डंबल आकार की होती है। डंबल देखे आपने एक्सरसाइज वाले, ठीक है, ठीक है, उस डंबल आकार की होती है, ठीक है। इनके अंदर आपके लाइन से दिख रही है, कहेंगे माइक्रोफाइबर्स कहेंगे, और जो आपका ये छेद है इसको कहेंगे स्ट्रोमल, स्ट्रोमेटल अपर्चर कहेंगे, रंध्र छिद्र कहते हैं इसको, ठीक है। तो कभी कभी कुछ कुछ बाह्य त्वचा कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती हैं, अब देखो इस रंध्र के आसपास जो ये बाहरी जो कोशिकाएं है ना, जो त्वचा कोशिकाएं हैं, बाह्य त्वचा जो एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं बाहरी, ये देखो है ना, ये कई कई बार क्या होता है, जो बाह्य त्वचा जो कोशिकाएं हैं ये रंध्र के आसपास होती हैं, उनकी आकृति माप पदार्थों में विशिष्टता आ जाती है। इनकी जो आकृति है, माप है, उनके अंदर क्या है, विशिष्टता आ जाती है, और विशिष्टता आकर ये क्या बन जाती हैं, सहायक कोशिकाएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, सहायक कोशिकाएं। ये जो बाहर आपकी बाह्य त्वचा की जो कोशिकाएं है ना, एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये क्या बन जाती हैं, सहायक कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। और आपका रंध्रीय छिद्र, द्वार कोशिका और सहायक कोशिका ये क्या बनाते हैं, रंध्रीय तंत्र बनाती हैं, ठीक है। आपको बोले कि रंध्रीय जो तंत्र है वो किस किस का बना हुआ होता है, तो रंध्रीय छिद्र, द्वार कोशिका और सहायक कोशिका का बना हुआ होता है। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा आपका बाह्य त्वचा उपांग। पहले अपन ने पढ़ लिया आपका बाह्य त्वचा, उसके बाद मैंने स्टोमेटा पढ़ा, बाह्य त्वचा उपांग के बारे में पढ़ते हैं, एपिडर्मल अपेंडेजेस। इसके अंदर दो हैं, एक आपका मूल रोम और एक आपका त्वचा रोम। देखते हैं, देखो मूल रोम को इंग्लिश में कहते हैं रूट हेयर्स। ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। वही मैं बात करूं त्वचा रोम, तो ये मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। तब जो मूल रोम है वो क्या करते हैं, जड़ों के अंदर होते हैं। मूल रोम, मूल किसको कहते हैं, जड़ों को, उस पे जो आपके रूट हेयर्स लगे हुए हैं उनको क्या कहेंगे, मूल रोम कहेंगे। इनका काम क्या है, जल और खनिज का अवशोषण करना। जमीन से क्या करेंगे, जल और जो खनिज है उनका अवशोषण करने का काम किसका है, मूल रोम का काम होता है। त्वचा रोम के बारे में बात करें तो ये मल्टीसेलुलर होते हैं और जल की हानि को रोकते हैं। ये क्या करते हैं, जल की हानि को रोकेंगे। ये शाखित भी हो सकते हैं और ये अशाखित भी हो सकते हैं। ठीक बात है, ठीक। यहां पर अपना जो पहला ऊतक तंत्र था वो खत्म हो गया, बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र खत्म हो गया। अब बात करेंगे अपन किसकी, भ्रूण ऊतक तंत्र के बारे में बात करेंगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में बात करते हैं। बाह्य त्वचा और संवहनी ऊतक को छोड़कर बाकी सभी ऊतक भ्रूण ऊतक तंत्र में आते हैं, ठीक है। बाह्य त्वचा, ठीक है, उसको छोड़ दिया अपन ने, और संवहनी ऊतक तंत्र को छोड़ दिया, बाकी जितने भी टिश्यू बच गए ना वो सारे के सारे इसी भ्रूण ऊतक तंत्र के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेन्काइमा, तीनों में से किसी का भी बना हुआ हो सकता है। आपके भ्रूण ऊतक तंत्र जो है वो तीनों में से किसी के भी बने हो सकते हैं, ठीक है। पत्तियां, ठीक है, पत्तियां जो है उनके अंदर क्या पाया जाता है, मीजोफिल, और मीजोफिल सेल सुना होगा आपने, ठीक है। अपन सारा पढ़ लिया है, ठीक है। मीजोफिल सेल, ठीक है, पर्ण मध्योतक कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इनकी पतली भित्ति होती है, भित्ति कैसी होगी मीजोफिल सेल की, पतली भित्ति होती है, और इनके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक। अब बात करेंगे अपन किसकी, संवहनी ऊतक तंत्र के बारे में बात करते हैं। तीन ऊतक तंत्र थे, तीसरा पढ़ रहे हैं अभी अपन। पहला था देखो बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र पढ़ लिया अपन ने, फिर भ्रूण ऊतक तंत्र पढ़ लिया। अब बात करें संवहनी ऊतक तंत्र जो है इसके बारे में बात करते हैं आज। संवहनी ऊतक वेस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दो प्रकार के हैं जी, संवहनी ऊतक दो प्रकार के हैं, देखो ध्यान से। एक होते हैं आपके अरिये रेडियल, और एक होते हैं संयुक्त और कॉन्जॉइंट, ठीक है। जो संवहनी ऊतक तंत्र है वो दो प्रकार के हैं, एक आपके अरिये रेडियल है, ठीक है, और एक आपके संयुक्त, इंग्लिश में कहेंगे कॉन्जॉइंट। क्या फर्क है देखो दोनों में। पहले इसको अरिये, जो आपका रेडियल वाला, इसको देखो ध्यान से। मैं कह रहा हूं जाइलम और फ्लोएम होते हैं इसके अंदर, जाइलम और फ्लोएम आपको दिख रहे हैं, ये आपका फ्लोएम है, ये आपका जाइलम है, ठीक है। फर्क क्या है चीज में, जो आपका रेडियल वाला होगा ना इसके अंदर एक रेडियस पर आपको फ्लोएम और जाइलम साथ नहीं दिखाई देंगे। जैसे मैं मान लो इस
ये लाइन खींच रहा हूँ, इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ जाइलम आ रहा है इस लाइन पे, ठीक है। जैसे मैं ये वाली लाइन खींच रहा हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ जाइलम आ रहा है, फ्लोएम नहीं आ रहा बीच में। जैसे मैं ये वाली लाइन खींच रहा हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ जाइलम आ रहा है। जैसे मैं ये वाली लाइन खींच रहा हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम आ रहा है, जाइलम नहीं आ रहा। तो एक लाइन खींचूंगा, उसमें सिर्फ एक ही टिश्यू आएगा, या तो जाइलम आएगा या फ्लोएम आएगा। ये वाली लाइन खींची मैंने, सिर्फ जाइलम आएगा। ये वाली लाइन खींची मैंने, सिर्फ फ्लोएम आएगा। ये वाली लाइन खींची मैंने, सिर्फ फ्लोएम आएगा। और ये वाली लाइन खींची मैंने, सिर्फ जाइलम आएगा। तो एक लाइन पर सिर्फ जाइलम आए, एक लाइन पर सिर्फ फ्लोएम आए, वो कंडीशन होती है आपकी। और ये कंडीशन होती है रेडियल टाइप की कंडीशन होती है। और ये कहां पाई जाती है? अरे ये कहां पाई जाती है? रेडियल कहां पाई जाती है? रूट्स के अंदर, आपकी जड़ों के अंदर पाई जाएगी। आगे अपन इसकी बात करेंगे, जड़ों के अंदर कौन सी पाई जाएगी? अरे ये, ठीक है। अब बात करें संयुक्त, इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉन्जॉइंट। तो ये संयुक्त दो प्रकार का होता है। देखो भाई, दो प्रकार का कैसा होता है? देखो ये डायग्राम देखो, आपको समझ में आएगा। संयुक्त जो आपका दो प्रकार का है, एक के अंदर क्या है? ये फ्लोएम है और ये आपका जाइलम है, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको। फ्लोएम है और जाइलम है, और इसके अलावा कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। तो ये कैसा है? बंद प्रकार का है। ये संयुक्त है और ये कैसा है? बंद प्रकार का है, ठीक है। और इसकी बात करें, इसके अंदर आपको फ्लोएम दिखाई दे रहा है, जाइलम दिखाई दे रहा है, उसके अलावा तीसरी चीज क्या दिखाई दे रही है? कैम्बियम दिखाई दे रहा है। फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या है आपका? कैम्बियम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये कैसा है? कैम्बियम बीच में है। ये कैसा है आपका? खुला प्रकार का है। तो जिसके अंदर सिर्फ जाइलम फ्लोएम हो, वो बंद प्रकार का होता है, और जिसके अंदर कैम्बियम भी बीच में हो जाइलम फ्लोएम के, वो कैसा होता है? खुला प्रकार का होता है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एनसीईआरटी, हिंदी वाली जो एनसीईआरटी है, उसके अंदर ये डायग्राम दोनों गलत दे रखे हैं। दोनों के अंदर ये क्या है? वो जो आपका कैम्बियम जो वो नहीं दिखा रखा, ठीक है। तो ये गलत है। इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में वाला डायग्राम है, सही है, ठीक। बंद प्रकार का किस किसके अंदर पाया जाएगा? मोनोकोट्स जो है उनके अंदर बंद प्रकार का पाया जाएगा। जो एक बीजपत्री पौधे होंगे उनके अंदर बंद प्रकार का संयुक्त पाया जाएगा, और जो आपके द्विबीजपत्री पौधे होंगे उनके अंदर खुला प्रकार का संयुक्त पाया जाएगा। वापस बात करते हैं कि जो आपके वेस्क्युलर टिश्यू है, जो संवहनी ऊतक है, दो प्रकार के हैं जी। एक आपका अरीय रेडियल, जिसके अंदर एक रेडियस पर आपका कोई एक ऊतक आएगा, या तो जाइलम आएगा या फ्लोएम आएगा, ये जड़ों के अंदर पाया जाता है। संयुक्त ऊतक के बारे में बात करें, आपका संयुक्त प्रकार का है, ये दो प्रकार का है, एक बंद प्रकार का, एक खुला प्रकार का। बंद प्रकार का वो होगा जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होंगे सिर्फ, और जो आपका खुला प्रकार का वो होगा जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपका कैम्बियम भी मौजूद होगा, ठीक है। जो बंद प्रकार का है, ठीक है, इसमें क्या कहां पाया जाता है? मोनोकोट्स एक बीजपत्री पौधों के अंदर पाया जाएगा, और जो खुला प्रकार का है ये द्विबीजपत्री पौधों के अंदर पाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे अनाटोमी की बारे में, बात करते हैं, एक एक की अनाटोमी पढ़ेंगे। पहले अपन तने के बारे में बात करेंगे। जो द्विबीजपत्री जो पौधे हैं उनका तना जो है उसकी पूरी स्टडी करेंगे, बाहर से अंदर की तरफ जितनी परतें हैं सबको खोल के देख लेंगे, सबकी अनाटोमी पढ़ लेंगे। फिर अपन बात करेंगे एक बीजपत्री पौधे के तने के बारे में बात करेंगे, फिर उनकी जड़ों के बारे में बात करेंगे, फिर उनकी पत्तियों के बारे में बात करेंगे, सबकी अनाटोमी पढ़ेंगे। आ जाओ, बेसिक अपन ये सारे क्लियर है, बेसिक बातें अपन ने पढ़ ली सबकी। अब अपन करेंगे सबकी अनाटोमी। बस 1 मिनट में पानी पी लूं, फिर आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट बस। आ जाओ। द्विबीजपत्री तना क्या है? द्विबीजपत्री तना, इंग्लिश में कहेंगे डाइकोट स्टेम। इसकी सबसे बाहर वाली परत क्या होगी? सबसे बाहर वाली परत तो भैया बाह्य त्वचा होगी। सबसे बाहर क्या है? बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये सबसे बाहरी यही होगी। बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, पूरे तने को अपन स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे बाह्य त्वचा क्या होगी आपकी? बाहरी बाह्य त्वचा, ठीक है। ये सिंगल लेयर होती है, पढ़ लिया अपन ने, एपिडर्मिस सिंगल लेयर की होती है। इसमें रंध्र पाए जाते हैं, ये भी अपन ने पढ़ लिया, इसमें रंध्र पाए जाते हैं। तो ये जो आपकी यंग स्टेम होती है ना, उसके अंदर रंध्र पाए जाते हैं। जब तना जो है जब मेच्योर हो जाता है तब रंध्र नहीं होते, लेकिन जब यंग स्टेम है उसके अंदर तो रंध्र होंगे, तो यहाँ पर रंध्र भी पाए जाते हैं। क्यूटिकल होती है, क्या होती है भैया? क्यूटिकल पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। ट्राइकोम्स जो त्वचा रोम है वो भी पाए जाएंगे, है ना। त्वचा एक मूल रोम बताए थे मैंने, त्वचा रोम बताए थे, तो त्वचा रोम यहाँ पर होंगे, मूल रोम तो जड़ों पे होंगे, ठीक है। कोटेक्स त्वचा, बाह्य त्वचा अपन ने देख ली तने की। जैसे मैं बाह्य त्वचा के अंदर गया तो मुझे क्या दिखाई देता? मुझे वल्कुर दिखाई देता, कोटेक्स दिखाई देता है, ठीक है। बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं अपन, सबसे पहले बाहरी मुझे बाह्य त्वचा दिखी, जो सिंगल लेयर होती है, बाहरी होती है, रंध्र होते हैं, इसके अंदर क्यूटिकल दिखाई दी, मुझे त्वचा रोम दिखाई दी। उसके अलावा फिर अब मैं आगे अगले वाली परत में जाऊंगा, घुसूंगा, तो मुझे वल्कुट दिखाई दिया। ये जो वल्कुट है इसके अंदर सबसे पहले मुझे दिखाई दिया हाइपोडर्मिस दिखाई दिया। हाइपोडर्मिस को मैंने पूछा कि भैया तू किसका बना हुआ है? तो उसने मुझे कहा कि मैं कोलन कायमा का बना हुआ हूं। उसने मुझे क्या कहा? कि मैं कोलन कायमा का बना हुआ हूं। फिर मैंने कहा हाइपोडर्मिस के आगे मैं गया तो मुझे क्या दिखाई देता? सामान्य वल्कुट दिखाई देता है। सामान्य वल्कुट को मैंने पूछा तू किससे बना हुआ? तो उसने कहा मुझे पेरेन्काइमा का बना हुआ हूं। फिर मैं और आगे गया तो मुझे क्या दिखाई देता है?
अंतस्त्वचा दिखाई देती है, इंग्लिश में इसको एंडोडर्मिस कहते हैं। ये एंडोडर्मिस मुझे दिखाई दिया, तो इसके बारे में खास बात क्या है कि ये स्टार्च प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अंदर क्या होता है, स्टार्च जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए स्टार्च प्रचुर मात्रा में, इसलिए क्या कहते हैं इसको, स्टार्च आच्छद भी कह देते हैं। ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं कि तने के अंदर अपन घुस रहे हैं। सबसे बाहर मुझे क्या दिखाई दिया भैया, आपको दिखाई दिया भाई, ये त्वचा दिखाई दी, सिंगल लेयर थी, भारी थी, स्टोमेटा रंध्र थे उसके अंदर, क्यूटिकल था, त्वचारोम था। ठीक, फिर मैं उसके अंदर गया तो मुझे वल्कुट दिखाई दिया, कोटेक्स दिखाई दिया। कोटेक्स के अंदर देखा तो मुझे हाइपोडर्मिस दिखाई दिया। हाइपोडर्मिस को मैंने पूछा कि भैया तो किसका बना हो, तो बोला मैं कोलन काइमा का बना हूं। फिर मैंने कहा कि फिर मुझे क्या दिखाई दिया, सामान्य वल्कुट दिखाई दिया हाइपोडर्मिस के बाद में। तो मुझे क्या दिखाई दिया, मैंने उसको पूछा तो किसका बना हो, तो बोला पेरेन्काइमा का बना हूं। फिर इससे सामान्य वल्कुट से आगे गया तो मुझे एंडोडर्मिस दिखाई दिया, अंतस्त्वचा दिखाई दी। वो बोला कि मैं क्या है, स्टार्च की मेरे पास में प्रचुर मात्रा है, स्टार मेरे पास में प्रचुर मात्रा में होता है स्टार्च। तो मैंने कहा कि तेरा नाम क्या है, स्टार्च। अच्छा, ठीक है, स्टार्च शीट भी कह देंगे इसको। फिर क्या, परिरंभ दिखाई दिया मुझे। ठीक है, आपका जो वल्कुट है इसके आगे जब मैं गया तो मुझे क्या दिखाई दिया, प्रीरंभ। ठीक है, प्रीरंभ नाम की मुझे एक परत दिखाई दी, इसका नाम मैंने दिया पेरीसाइकिल। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, पेरीसाइकिल, हिंदी में प्रीरंभ। ठीक है, ये किसका बना हुआ होता है, स्क्लन काइमा का बना हुआ होता है। किसका, स्क्लन काइमा। स्क्लन काइमा क्या, अर्धचंद्रकार। ठीक है, अर्धचंद्रकार मतलब पूरे चंद्राकार नहीं, आधे चांद, आधा चांद होता है ना आपका, आधा चांद, वैसा आपकी की संरचना। ठीक है, इनकी संरचना थी। ठीक है, प्रीरंभ वालों की। एंडोडर्मिस के नीचे होते हैं ये और फ्लोएम के ऊपर। एंडोडर्मिस ये रहा, इसके तो नीचे ही पाया जाएगा ना, अरे इसके आगे पड़ता रहे तो उसके नीचे ही होगी ना वो। ठीक है, एंडोडर्मिस के नीचे होगी और फ्लोएम के ऊपर होगी। अभी हम आपको इसको परत को एक साइड में बना भी लेते हैं। चलो, सबसे बाहर मुझे क्या दिखाई दिया भैया, एपिडर्मिस दिखाई दिया भाई, ये त्वचा। उसके बाद में मुझे क्या दिखाई दिया, कोर्टेक्स दिखाई दिया। ये मान लो कोर्टेक्स बना देते हैं, चलो इसे। कोर्टेक्स मुझे क्या दिखाई दिया, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे मुझे क्या दिखाई दिया, हाइपोडर्मिस के नीचे मुझे दिखाई दिया था आपका सामान्य वल्कुट। सामान्य वल्कुट के नीचे मुझे क्या दिखाई दिया था, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे मुझे क्या दिखाई देगा, परिरंभ। क्या दिखाई देगा, परिरंभ, पेरीसाइकिल। परिरंभ के नीचे मुझे क्या दिखाई देंगे, संवहनी बंडल। क्या दिखाई देंगे, संवहनी बंडल। ठीक है, तो इनके मैं नाम लिख देता हूं। इस प्रकार से आपको एक परत, परतें हैं बहुत सारी, इन परतों को अपन भेद के जा रहे हैं। ये भाई त्वचा, भाई ये त्वचा, ये आपकी हाइपोडर्मिस। ठीक है, ये आपकी, ये आपकी सामान्य वल्कुट। ये आपका ये आपका एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। ये आपका प्रीरंभ, प्रीरंभ। ये आपका संवहनी बंडल। ठीक है, इस प्रकार से अपन को एक के बाद एक के बाद एक पर दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, वापस आ जाओ। प्रीरम जो पेरिसाइकिल है वो स्कंकाइमा के अर्धचंद्राकार जो आपकी समूह है उनके रूप में बनी हुई होती है। एंडोडर्मिस के नीचे होती है, फ्लोएम के ऊपर होती है। फिर आते हैं अपने संवहन बंडल, संवहनी बंडल। इनको संवहनी बंडल कर लेते हैं, चलो। संवहनी बंडल, जो संवहनी बंडल है ये कैसे होंगे, संयुक्त प्रकार के होंगे। भैया किसकी बात कर रहे हो, तने के बारे में बात कर रहे हैं। कैसा तना, डाइकोट तना है। डाइकोट तना जो अभी मैंने आपको बताया था, देखो आज एक बार दिखा देता हूँ। डाइकोट, द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री के अंदर कैसा होगा, खुला प्रकार का और संयुक्त होगा, बताया था मैंने आपको। चलो, बस यही बात यहाँ लिखनी है। तो कैसा होगा, इसके अंदर संयुक्त होगा और खुले प्रकार का होगा। ठीक है, मतलब कैम्बियम बीज में मौजूद होगा। और कंडीशन कैसी होगी, एंडार कंडीशन होगी। भैया एंडार कंडीशन क्या होता है, याद याद करो यार, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। अंदर क्या है आपका प्रोटोजाइलम और बाहर क्या है आपका मेटाजाइलम। तो क्या होता है आपका एंडार कंडीशन होती है, बताया था मैंने आपको। लेके चलता हूँ, दिखा देते हैं भैया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। ये रही एंडार कंडीशन, अंदर प्रोटोजाइलम बाहर मेटाजाइलम। किसी अंदर एंडार के स्टेम के अंदर होती है, पहले ही बता दिया था, बस वही बात यहाँ लिखनी है। ठीक है, अब कोई इजी है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो सामान्य बंडल कैसे होंगे, संयुक्त होंगे और खुले प्रकार के होंगे। एंडार कंडीशन पाई जाएगी, क्योंकि तने की बात हो रही तो एंडार कंडीशन। फिर मुझे क्या दिखाई दिया, आपकी जो पेरीसाइकिल है, जो संवहनी बंडल है, उसके बाद में मुझे क्या दिखाई दिया, मेडुलरी रे दिखाई दी, मज्जा किरण दिखाई दी। ठीक है, ये मज्जा किरण क्या है अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये ब्लैक वाली परत है ना, ये ब्लैक वाली जो लेयर है, इसके अंदर मान लो सारी आ गई आपकी, आपकी बाह्य त्वचा, फिर आपकी हाइपोडर्मिस, सामान्य वल्कुट, एंडोडर्मिस, परिरंभ, सारे आ गए इसके अंदर ना, सारे इसके बाहर होंगे। इसके बाद में मुझे क्या दिखाई दिया इसके अंदर, ये क्या आपके संवहनी बंडल, ये क्या आपके संवहनी बंडल।
ठीक है, संवहनी बंडल। और इनके बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखो कैम्बियम, मतलब क्या है, ये खुले प्रकार वाले संयुक्त वाले हैं। ठीक है, चलो अब आपके बाद में मुझे क्या दिखाया, मेडुलरी रे। इन दो संवहनी बंडलों के बीच में मुझे क्या दिखाई दिया, मेडुलरी रे, जो आपको ये ऑरेंज कलर में दिखाई दे रही है, क्या है, मेडुलरी रे है। ठीक है, और सेंटर में ये जो पी बना हुआ है, ये क्या है, पिथ है। सेंटर में क्या है, ये पिथ। ठीक है, आ जाओ। मेडुलरी रे हिंदी में कहते हैं इसको मज्जा किरण। ठीक है, ये कैसे होती है, रेडियली अरेंज्ड, देखो रेडियली अरेंज्ड है। पेरेन्काइमा की ये सेल्स हैं। ठीक है, और संवहनी बंडल के बीच में होते हैं, बता दिया मैंने आपको। चलो लास्ट आपका पिथ। ठीक है, पेरेन्काइमा ये सेंटर में होता है, पेरेन्काइमा का बना हुआ होता है और ये सेंटर में होता है। ये पूरी सारी परतें आपकी किसकी, द्विबीजपत्री जो पौधा है उसके तने की अपन सारी परतें बात कर ली। ठीक है, आगे बात करेंगे अगला अपना एक बीजपत्री पौधा जो है उसके तने के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, उसकी एनाटॉमी देखेंगे अब। ठीक है, उसकी परतें देखेंगे। तो बाकी सब तो डाइकोट सेम जैसा ही होगा ना, जो आपका एक बीजपत्री जो तना है उसके अंदर भी बाकी सारा चीजें जो है आपकी कैसी होंगी, डाइकोट स्टेम जैसी ही होंगी। जो बदलाव आएंगे उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। बाकी सारी चीजें सेम है, डाइकोट स्टेम जैसी हैं, जो बदलाव उनके बारे में बात कर रहा हूं मैं। हाइपोडर्मिस जो यहाँ पर बाहरी जो अंधस्थ जो इसको कहेंगे अपन अधस्त्वचा। ठीक है, जो बाहरी जो अधस्त्वचा है, हाइपोडर्मिस जो है, इसके अंदर वो स्कलन कायमा का बना हुआ होगा। वहां कैसा था, कोलन कायमा का। यहाँ देखो हाइपोडर्मिस कैसा था, कोलन कायमा का बना हुआ था द्विबीजपत्री के अंदर। और एक बीजपत्री के अंदर कैसा होगा, स्क्लन कायमा का होगा, याद रखना भाई। ठीक है, बाकी और चीजें सेम है। संवहन बंडल के अंदर भी बदलाव आते हैं। क्या बदलाव आते हैं, देखो ध्यान से। संवहन बंडल जो एक बीजपत्री जो तना होता है उसके अंदर अधिक संख्या में पाए जाएंगे। परिधि में जो संवहन बंडल पाए जाएंगे, जो जाइलम फ्लोएम पाए जाएंगे, वो छोटे होंगे, और जो केंद्र के अंदर होंगे वो बड़े होंगे, जो बीच में पाए जाएंगे वो बड़े होंगे। और संयुक्त तो होंगे, मोनोकोट है, एक बीजपत्री कैसा है, मोनोकोट है। मोनोकोट के अंदर संयुक्त तो होते हैं लेकिन बंद प्रकार के होते हैं। इनके अंदर कैम्बियम नहीं पाया जाता, जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं पाया जाता, तो बंद प्रकार के होंगे। चारों ओर बंडल आच्छद से घिरे हुए होते हैं। चारों ओर जो आपके संवहन बंडल है इनकी क्या एक परत होगी, जो कहेंगे अपन बंडल आच्छद कहेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे द्विबीजपत्री मूल की, स्टडी करते हैं, इसकी सारी परतें खंगाल लेंगे। आ जाओ, सबसे पहले तो वही बाह्य त्वचा होगी, एपिडर्मिस। कैसी होगी, सिंगल लेयर होगी भैया। ये तो जड़ की बात हो रही है, मूल के अंदर क्यूटिकल होता है क्या, अरे पानी थोड़ी ना बचाना है मूल को, नहीं बचाना तो क्यूटिकल यहाँ पर नहीं होगा। रंध्र प्रकाश संश्लेषण नहीं करना है क्या, नहीं करना तो ये भी नहीं होगा। उसके अलावा मूल रोम तो होंगे, जड़ों पर आपके रूट हेयर्स तो होंगे, बस बिल्कुल ठीक बात है। हाइपोडर्मिस इनमें नहीं होता। ठीक है, जड़ों के अंदर हाइपोडर्मिस होता ही नहीं। वल्कुट के बारे में बात करें, कोर्टेक्स पेरेन्काइमा कोशिका का बना हुआ है। फिर बात करें एंडोडर्मिस अंतस्तवचा के बारे में बात करें, तो ये कैसे होंगी, नलाकार कोशिकाएं होंगी। कैसे होंगी, नलाकार कोशिकाएं होंगी, और इनमें अंतर कोशिकीय स्थान जो वो नहीं होगा। अंतर कोशिकीय स्थान क्या है, दो कोशिकाओं के बीच में जो जगह होती है ना, दो कोशिकाओं के बीच में, इसको अंतर कोशिकीय स्थान कह दो या फिर अंतर कोशिकीय अवकाश कह दो, कुछ भी कह लो ना। तो दो कोशिकाओं के बीच में जो जगह होती है वो इनमें नहीं होती। मतलब ये जो कोशिकाएं आपस में कैसी होंगी, आपस में सब बिल्कुल पैक्ड होंगी, बिल्कुल पैक्ड होंगी। कोशिकाओं के बीच में जगह नहीं होगी, खाली जगह नहीं होगी। और ये एंडोडर्मिस जो है, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा अपन को, कैस्पेरी पट्टियां देखने के लिए मिलती है। इंग्लिश में बात करें तो कैस्पेरियन स्ट्रिप देखने के लिए मिलती है। ये कैस्पेरी जो पट्टियां होती है ना, ये वाटर प्रूफ होती है, क्योंकि ये सुबेरिन की बनी हुई होती है। ये वाली बात याद रखना भाई। एंडोडर्मिस जो आपकी अंतस्तवचा जो है, ये नलाकार कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर। और ये नलाकार कोशिकाएं जो इनके अंदर अंतर कोशिकीय जो स्थान है वो नहीं होता, अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं होता। इनके अंदर कैस्पेरी पट्टियां बनती हैं, और जो कैस्पेरी पट्टियां जो हैं वो कैसी होती हैं, वाटर प्रूफ होती हैं। क्यों, क्योंकि ये सुबेरिन की बनी हुई होती है। ठीक है, चलो फिर मुझे एंडोडर्मिस के बाद मुझे क्या दिखाई दिया, परिरंभ पेरीसाइकिल मुझे दिखाई दिया। पेरीसाइकिल कैसा है, मोटी भीति का है और पेरेन्काइमा का बना हुआ है। ठीक है, फिर मुझे क्या दिखाई दिया, संवहन बंडल। और संवहन बंडल किसकी बात हो रही है, जड़ की बात हो रही है, रूट की बात हो रही है। रूट के अंदर संवहन बंडल कैसे बताए थे मैंने आपको, अरे ये ठीक है, रेडियल बताए थे। और रूट के अंदर कंडीशन कैसी बताई थी, एक्जार कंडीशन बताई थी। अंदर मेटाजाइलम, बाहर प्रोटोजाइलम। ठीक है, बताया था मैंने आपको। फिर बात करें इनके अंदर मुझे कंजक्टिव टिश्यू दिखाई देते हैं। कंजक्टिव टिश्यू क्या है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में पेरेन्काइमा बना हुआ होता है। मान लो ये जाइलम है और यहाँ पर ये फ्लोएम है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या है, पेरेन्काइमा बना हुआ होता है। इसको क्या कहते हैं, कंजक्टिव टिश्यू यहाँ पर पाया जाता है। रूट्स के अंदर कंजक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, ये वाली एक बात है। पिथ जो है आपका रूट के अंदर जो है या तो छोटा होगा या फिर एब्सेंट होगा। ठीक है, या तो छोटा ही होगा या फिर एब्सेंट होगा, किसके अंदर, रूट्स के अंदर। ठीक है, डाइकोट रूट की बात हो गई, द्विबीजपत्री जो रूट है उनकी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं एक बीजपत्री जो आपकी मूल है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सब डाइकोट जैसी ही होगी ये भी। ठीक है, बाकी सारी डाइकोट जैसी होगी, जो बदलाव होंगे वो अपन बात कर लेंगे। ठीक है, तो जो आपकी एक बीजपत्री जो मूल है वो भी डाइकोट जो रूट है उस जैसी होगी, बस कुछ बदलाव है। डाइकोट के अंदर जाइलम बंडल कम थे। ठीक है, डाइकोट जो आपकी जड़ें होंगी उनके अंदर आपका जाइलम बंडल जो वो कम होगा। मोनोकोट के अंदर जाइलम बंडल अधिक होंगे। ठीक है, एक फर्क है कि जो आपके डाइकोट जो आपके रूट है उनके अंदर जाइलम बंडल कम होते हैं, और जो आपकी मोनोकोट है इनके अंदर जाइलम बंडल ज्यादा होते हैं। 6 से अधिक जाइलम बंडल यहाँ पर पाए जाएंगे।
जो आपकी ए मोनोकोट जो रूट है, आपकी जो एक बीजपत्री जो आपकी जड़ें हैं, उनके अंदर 6 से अधिक जाइलम बंडल जो पाए जाते हैं। पित्त जो है इनका बड़ा होता है और सुविकसित होता है, जबकि उनका पित्त मैं बात करूं डाइकोट वालों का, तो उनका छोटा था और एब्सेंट, या तो छोटा था या फिर एब्सेंट था। इनका कैसा था? पित्त या इनका बड़ा और सुविकसित है। ठीक है, अब बात करेंगे डाइकोट लीफ की। जड़ों की बात कर ली, तने के बारे में बात कर ली, अब पत्ती की बात कर लेते हैं। पत्ती को डाइकोट लीफ, इसको और हिंदी में क्या कहते हैं अपन? एक द्विबीजपत्री पत्ती या फिर अपन पृष्ठाधार पत्ती भी इसको कहा जाता है। ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहले पत्ती की संरचना देख रहे हैं, तो पत्ती के अंदर सबसे पहली जो परत मुझे बाहर से क्या दिखाई देगी? मुझे क्यूटिकल की परत दिखाई देगी। क्यूटिकल की परत मुझे दिखाई देगी। क्यूटिकल क्या है? एक मोटी मोम की परत है, क्यूटिकल मुझे दिखाई देगी। ठीक है, और ये अधिक मोटी होती है। क्या ये अधिक मोटी होगी? कहां पर? ऊपर वाली साइड में अधिक मोटी होगी। जैसे मान लो कि ये पत्ती है, ये पत्ती है, तो इसके ऊपर जो क्यूटिकल होगी, ऊपर वाली साइड में, ऊपर वाली साइड में जो क्यूटिकल होगी वो मोटी होगी, नीचे वाली साइड में कम मोटी होगी। तो मैं लिख देता हूं कि ये क्या है? क्यूटिकल। क्यूटिकल, ठीक है, ऊपर वाली साइड में मोटी होगी। ठीक है, फिर स्टोमेटा की बात करें। स्टोमेटा, भाई पत्तियों के अंदर तो स्टोमेटा होंगे, बिल्कुल ही होंगे। पत्तियों के अंदर गैसों का आदान प्रदान होना चाहिए, गैस है ना, CO2 O2 का, तो स्टोमेटा रंध्र यहाँ पर होंगे। नीचे वाली सतह पर अधिक स्टोमेटा पाए जाते हैं। जो नीचे वाली सतह है, बना रखी है अपने सतह, तो नीचे वाली जो सतह होगी यहाँ पर स्टोमेटा अधिक होंगे। ठीक है, नीचे वाली सतह में स्टोमेटा जो है वो ज्यादा होंगे। ये क्या है? स्टोमेटा लिख देते हैं, स्टोमेटा अधिक होंगे। ठीक है, नीचे वाली साइड में। फिर क्या है अपनी पर्ण मध्योतक जो मीजोफिल जो है, ऊपर जो है आपकी, ऊपर जो है वो खंभ पेलिसेड होगी और नीचे जो है स्पोंजी पेरेन्काइमा होगी। ठीक है, बता देता हूं। ऊपर वाली साइड में, ऊपर वाली साइड में कैसी होंगी? ऊपर वाली साइड में कुछ इस प्रकार की होंगी, इसको कहेंगे पेलिसेड। क्या कहेंगे? पेलिसेड। और नीचे वाली साइड में ऐसी होंगी, जो कहेंगे स्पॉन्जी। अब ये क्यों कहते हैं? ऊपर वाली साइड में आपको पता है कि स्टोमेटा कम है, स्टोमेटा कम है, तो यहां पर इसको कहेंगे पेलीसेड। नीचे वाले में स्टोमेटा ज्यादा है, तो यहां पर क्या है? हवा का आदान प्रदान ज्यादा रहेगा, तो क्या कहेंगे? इसको स्पोंजी कहेंगे। ठीक है, स्पोंजी पेरेन्काइमा की बनी हुई, नीचे स्पोंजी, ऊपर वाला पेलीसेड। ठीक है, चलो, ये हो गई अपनी द्विबीजपत्री पौधे का जो लीफ है उसके बारे में बात होगी। बस इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन किसकी? एक बीजपत्री जो पत्ती है उसकी बात करेंगे। एक बीजपत्री पत्ती को और क्या कहते हैं? समधि पार्श्व भी कहा जाता है इसको। ठीक है, क्यूटिकल की जो मोटाई है इनकी दोनों सतह पर बराबर होगी। यहाँ पर देखो द्विबीजपत्री के अंदर क्या था? ऊपर वाली साइड में क्यूटिकल मोटी थी, नीचे वाली में कम मोटी थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? क्यूटिकल जो है एक बीजपत्री के अंदर, मोनोकोट के अंदर बराबर मोटाई होगी, दोनों सतह पर बराबर मोटी होगी। स्टोमेटा दोनों सतहों पर बराबर होंगे। यहाँ पर देखो एक बीजपत्री के अंदर क्या थे? स्टोमेटा नीचे वाली साइड में ज्यादा थे, ऊपर वाली साइड में कम थे, लेकिन एक बीजपत्री के अंदर दोनों सतहों पर क्या होंगे? बराबर स्टोमेटा होंगे। पर्ण मध्योतक जो मीजोफिल जो है यहाँ पर सेम रहेगी, डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर कैसी थी? ऊपर पेलिसेड, नीचे स्पोंजी थी। यहाँ पर सेम रहेगी, ऊपर नीचे सेम साइज का रहेगा सिस्टम। पत्तियों के अंदर संवहनी बंडल के बारे में बात कर लेते हैं। पत्तियों के बारे में बाकी सारी बात कर ली अपन ने, अब संवहनी बंडल के बारे में बात कर लेते हैं। पत्तियों के अंदर जो संवहनी बंडल है वो कैसे होंगे? संयुक्त प्रकार के होंगे। संयुक्त में भी खुले प्रकार या फिर बंद बंद प्रकार के होंगे। ठीक है, चलो, तो बंद का प्रकार का मतलब क्या है? कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है। ठीक है, बंडल आच्छद द्वारा घिरे होंगे, और जो पत्तियों के जो संवहनी बंडल होंगे, ये मतलब संवहनी बंडल है, इनके बाहर एक परत होगी, इसको कहेंगे अपन बंडल आच्छद कहेंगे। घास के अंदर क्या बनती है? बूलीफॉर्म सेल्स बनती है, फिर मोटर सेल्स बनती हैं। ये बूलीफॉर्म सेल्स क्या है? ये रंगहीन होती है और ये खाली होती हैं। जो घास है उनके अंदर क्या है? आपकी बूलीफॉर्म सेल्स बनती है, और ये कैसी होती है? रंगहीन, इनका कोई रंग नहीं होता और ये खाली होती हैं। जब ये खाली हैं तो ये क्या स्टोर करेंगी? पानी भर लेती हैं। क्या भर लेती है? पानी भर लेती है कोशिका। तो पानी जब अधिक होगा तो पत्तियां क्या हो जाएंगी? खिल जाएंगी, बिल्कुल क्या हो जाएंगी? खिल जाएंगी। और जो पानी कम होगा, मतलब पानी खाली हो गया, तो पत्तियां जो मुरझा जाएंगी। ठीक है, चलो, अब बात करेंगे द्वितीयक वृद्धि के बारे में। ठीक है, द्वितीयक वृद्धि। ठीक है, तो प्लांट की जो मोटाई और चौड़ाई बढ़ेगी ना, उसको क्या कहेंगे अपन? द्वितीयक वृद्धि कहेंगे। प्लांट की मोटाई और चौड़ाई बढ़ रही है, उसको क्या कहेंगे अपन? द्वितीयक वृद्धि कहेंगे। ठीक है, डाइकोट और जिम्नो के अंदर आपको ये द्वितीयक वृद्धि जो देखने के लिए मिलेगी। डाइकोट जो आपके जो और जो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट है, इनके अंदर आपको ये द्वितीयक वृद्धि देखने के लिए मिलती है, क्योंकि उनकी मोटाई और चौड़ाई बढ़ती है। मोनोकोट के अंदर आपको ये मोटाई चौड़ाई नहीं बढ़ती प्लांट्स की, इसलिए वहां पर द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। तने की द्वितीयक वृद्धि के बारे में बात करेंगे। भाई तना जो मोटा कैसे हो जाता है, उसके बारे में बात करते हैं, जो ध्यान से समझते हैं। तने की जो द्वितीयक वृद्धि है उसके कारण दो हैं, एक वेस्कुलर कैम्बियम, एक कोर कैम्बियम। पहले वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में बात करते हैं। देखो ध्यान से, पहले समझो वेस्कुलर कैम्बियम है क्या। मैंने कहा कि ये ब्लैक वाली जो परत है ना आपकी, इसके बाद आपकी सारी आ गई एपिडर्मिस, पेरिसाइकिल, पेरिरम सारे आ गए। ठीक है, हाइपोडर्मिस सारे आ गए। इसके अंदर जो माल मसाला मुझे क्या दिखाई दे रहा है? एक तो मुझे संवहनी बंडल दिखाई दे रहे हैं,
ये क्या मेडुलरी रे है और बीच में आपका पिथ है, ठीक है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में तो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका कैम्बियम, और यही क्या वेस्कुलर कैम्बियम है, यही क्या आपका वेस्कुलर कैम्बियम। अब ये वेस्कुलर कैम्बियम क्या करेगा, ये वेस्कुलर कैम्बियम क्या करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करेगा और आपस में से मिल जाएगा, आपस में से मिल जाएगा, आपस में से मिल जाएगा, ठीक है, ग्रो करके आपस में इस प्रकार से मिल जाएगा, ठीक है। इस बीच में जो ये आया है ना, इसको क्या कहेंगे अपन, इंटरकैलरी वेस्कुलर कैम्बियम कहेंगे, या फिर इंटरकैलरी कैम्बियम, इंटरवेस्कुलर कैम्बियम कह लो, इंटरवेस्कुलर कैम्बियम, ठीक बात है, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, अब यहाँ पर ये जो कैम्बियम है ना, ये जो कैम्बियम है, ये यहाँ पर ग्रोथ करेगा, ये यहाँ पर क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, ठीक है। कलर कौन सा हो गया, ये अब ये ग्रोथ करेगा, अंदर जाइलम की तरफ ग्रोथ करेगा, अंदर जाइलम की तरफ ग्रोथ करेगा और बाहर आपका फ्लोएम की तरफ ग्रोथ करेगा। जब ग्रोथ करेगा तो अंदर जब जाइलम की तरफ ग्रोथ कर रहा है ये, तो जाइलम बहुत सारे बनवाएगा, तो यहाँ पर जो पहले यहाँ पर जाइलम होगा वो कैसा होगा आपका, प्राथमिक, फिर आगे और बनता जाएगा द्वितीयक, फिर तृतीयक, इस प्रकार से आगे जाइलम जो वो द्वितीयक तृतीयक बनते जाएंगे। इधर जब ग्रोथ करेगा तो ये फ्लोएम बनाएगा, कैसे, द्वितीयक फ्लोएम, तृतीयक फ्लोएम, इस प्रकार से फ्लोएम बनाएगा, तो इस प्रकार से चौड़ाई इनकी बढ़ेगी। यहाँ पर एक लाइन समझना, कि जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो अंदर की तरफ अधिक सक्रिय होगा, जो ये वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो अंदर की तरफ क्या होगा, अधिक सक्रिय होगा। अब ये अंदर की तरफ अधिक अधिक सक्रिय है, इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर जो जाइलम वाला भाग जो है ना वो ज्यादा ग्रोथ करेगा, और अंदर जाइलम वाला भाग ज्यादा ग्रोथ करेगा, मतलब क्या, ये फ्लोएम वाला भाग कम ग्रोथ करेगा। और इधर मान लो ये अंदर की तरफ से मोटा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, यहाँ बाहर दीवार है, अंदर की तरफ ये मोटा होता जा रहा है, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और एक टाइम आएगा जब बीच में फ्लोएम जो पिस जाएगा बेचारा, बीच में फ्लोएम जो है वो एकदम से पिस जाएगा, क्रश हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो अंदर की तरफ अधिक सक्रिय होगा, मतलब सेकेंडरी जाइलम जो आपका, द्वितीयक जाइलम जो है वो अधिक बनेगा और सेकेंडरी फ्लोएम कम बनेगा। प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम को कुचल दिया जाएगा, जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी फ्लोएम है, जो प्राथमिक और द्वितीयक फ्लोएम है, उनको क्या है, कुचल दिया जाएगा। क्यों, इधर भी दीवार है और इधर ये ग्रोथ कर रहा है, ये जाइलम अधिक ग्रोथ कर रहा है, तो ग्रोथ करता 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 यहाँ आ जाएगा, बीच में ये बेचारा पिस जाएगा, बिल्कुल कुचल दिया जाएगा इसको, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी है वो क्या है, छाल है। अब इस वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर, इस कैम्बियम के बाहर जो भी चीजें है ना, इधर आपकी पेरीरंभ, आपके प्रीरंभ, आपका हाइपोडर्मिस, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, सभी सारे है ना, वो सारे क्या है, वो छाल है, वो सारी क्या है, छाल है। छाल पता लग गया आपको, इस वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितना भी मालूम चला वो सारा क्या है, छाल है, ठीक है। आ जाओ, वुड के बारे में बात करते हैं, वुड के बारे में बात करते हैं। अब पता लगा आपको चौड़ाई कैसे बढ़ती है, इस प्रकार की चौड़ा होता जाता है, प्लांट की चौड़ाई बढ़ती जाएगी, ठीक है। वुड के बारे में बात करते हैं, एक होती है आपकी बसंत दारू और एक आती है आपकी शरद दारू, दारू वो नहीं, दारू नहीं है ये, ठीक है, ठीक है। एक आपकी बसंत दारू, इसको इंग्लिश में कहेंगे अपने स्प्रिंग या फिर अर्ली वुड, और एक आपकी शरद दारू जो ऑटम या फिर लेट वुड कहते हैं। देखो जी ध्यान से, जो आपकी बसंत दारू, जो स्प्रिंग, जो आपकी वुड है, इसके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो अधिक सक्रिय होंगे, इसके अंदर जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो अधिक सक्रिय होगा, जाइलरी तत्व यहाँ पर अधिक बनेंगे। सबसे सीधी सी बात है, जब वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो ज्यादा आपका एक्टिव होगा, सक्रिय ज्यादा होगा, तो वेस्कुलर कैम्बियम क्या करता है, अंदर की तरफ ज्यादा एक्टिव होता है, मतलब जाइलम ज्यादा बनाता है, तो सीधी सी बात है, जाइलम ज्यादा बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो, संवहनी वेसल्स चौड़ी होंगी, जो आपकी बसंत दारू जो है, स्प्रिंग जो आपकी वुड होती है, इसकी जो आपकी संवहनी जो वेसल्स हैं वो क्या होंगी, ज्यादा चौड़ी होती हैं, लाइट कलर के ये होते हैं, और ये इनका घनत्व जो कम होता है। अब ये चौड़ी होंगी, ज्यादा ज्यादा चौड़ी होने का मतलब खाली जगह ज्यादा है, खोखली ज्यादा है, खोखली ज्यादा होगी तो डेंसिटी वोलेटिलिटी कम होगी, घनत्व कम ही होगा, ठीक है। अब बात करें सरदारों के बारे में, बात करें ओटम या फिर लेटवुड के बारे में बात करें, तो ओटम या फिर लेटवुड का मतलब क्या है, यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम जो वो कम सक्रिय होगा, वेस्कुलर कैम्बियम कम सक्रिय होगा, मतलब कम जाइलरी तत्व, यहाँ पर जाइलम के तत्व जो कम बनेंगे, ठीक है। और ये संकरी संवहनी होती है, इनके अंदर जो वेसल्स हैं वो कैसी होती है, संकरी होती है, मतलब अंदर खाली जगह कम है, खाली जगह कम है, खोखली कम है, तो कैसे होंगी, घनत्व इनका अधिक होगा, घनत्व क्या होगा, इनका अधिक होगा, और ये डार्क कलर की होती है, ये लाइट कलर की थी और ये डार्क कलर की है। फिर बात करें अपन किसके बारे में, रिद्ध दारू और रस दारू के बारे में। रिद्ध दारू इंग्लिश में हार्टवुड कहेंगे, रस दारू इंग्लिश में सैपवुड कहेंगे। देखो ध्यान से, जो रिद्ध दारू है ये सेंटर में बनती है, जो अपनी जो तना होता है ना, तना तना है ना, कभी हमने वो प्लांट जो है, बड़ा कोई पेड़ है उसका जो तना होता है, उसको काटा हुआ अगर आपने देखा हो, ठीक है, तो उसके जो बीच में जो है वो डार्क कलर की होती है, बिल्कुल, ठीक है, जो पेडी नहीं होते क्या, ठीक है, प्लांट की पूरी पेडी नहीं होती, तना जो होता है बड़ा सारा, ठीक है, अगर उसको काट दें तो बीच से आप उसको देखोगे ना, ठीक है, तो वो कैसा होता है, बिल्कुल डार्क कलर का, बीच में डार्क कलर का और साइड में वो लाइट कलर का होता है, ऐसा मान लो ये तना गोल गोल, इसमें बीच में एकदम डार्क होगा,
ठीक है, और साइड में क्या होगा आपका लाइट कलर का होगा। तो सेंटर में क्या है आपकी हृदय दारू बनती है, ठीक है, जो सेंटर में बनती है वो आपकी हार्टवुड होती है। ये डार्क कलर की होती है, बता दिया मैंने आपको। डार्क कलर की क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है, डिपोजिट हो जाती है, भंडारण हो जाता है। किस किसका, टेनिन्स का, रेजिन्स का, ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक पदार्थ और जो आवश्यक तेल है वो सारे के सारे बीच में जमा हो जाते हैं, उसकी वजह से इनका कलर डार्क हो जाता है। ये कठोर होती है, जो आपकी हार्टवुड होती है ना, ये कठोर होती है, टिकाऊ होती है और प्रतिरोधी होती है। कठोर होती है, टिकाऊ होती है और प्रतिरोधी। प्रतिरोधी मतलब इसमें दीमक वगैरह आसानी से लगती नहीं, ठीक है, और मजबूत लकड़ी होती है, इसलिए क्या है फर्नीचर वगैरह जो बनता है ना वो इसी लकड़ी का बनता है। जो फर्नीचर बनाते हैं तो जो आपकी जो प्लांट का जो तना है उसको ऊपर वाले भाग को हटा देते हैं और जो बीच में जो भाग है उसी को काम में लेते हैं फर्नीचर वगैरह में। जल संवन इनमें नहीं होता। अब बीच में क्या है आपका, ये सारी चीजें भर गई, ठीक है, तो जल संवन कहां से होगा, ये जल का संवन नहीं कर पाती, बीच में सारी चीजें भर रखी हैं इसके अंदर, तो ठीक है। चलो, यांत्रिक सहारा देना इसका काम है, मैकेनिकल जो सपोर्ट प्रदान करने का ही इसका मेन काम होता है। अब बात करें रस दारू के बारे में, सेपवुड के बारे में, तो ये परिधि में बनती है। बीच में तो आपकी रिद्ध दारू बन गई, साइड में कौन बनेगी आपकी, परिधि में कौन बनेगी आपकी, रस दारू बनेगी, और ये लाइट कलर की होती है। जल संवन ये करेगी और ये यांत्रिक सहारा नहीं देती है, जल संवन का काम है जिसका। अब बात करेंगे अपन किसकी, कोरकेम्बियम फेलोजन या फिर कागजन इसको कहते हैं। लास्ट है देखो भाई, ठीक है, कोरकेम्बियम, फेलोजन या फिर कागजन। अभी देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, एक चीज बताई थी कि तने की द्वितीयक वृद्धि कैसी होती है। वेस्कुलर कैम्बियम मैंने पढ़ लिया, कोर कैम्बियम के बारे में बात कर रहे हैं। देखो जो कोर कैम्बियम, फेलोजन या फिर कागजन, ठीक है। कागजन क्या है, ये कागजन कोर्टेक्स में प्राइमरी फ्लोएम द्वारा बनेगा ना, कोर्टेक्स जो है उसके अंदर प्राइमरी जो फ्लोएम है उसके द्वारा ये बनेगा कागजन, फेलोजन जो है। अब बाहर वाली साइड में ये काग, बाहर वाली साइड में क्या बनेगा, काग बनेगा, और भीतर वाली साइड में काग अस्तर बनेगा। वापस बोल रहा हूं मैं, कागजन जो है वो कोर्टेक्स में प्राइमरी फ्लोएम द्वारा बनेगा, बाहर वाली साइड में, बाहरी साइड में काग बनेगा जिसको इंग्लिश में अपन कोर या फिर फैलम कहेंगे, और भीतरी साइड में क्या बनेगा, काग अस्तर बनेगा जिसको इंग्लिश में सेकेंडरी कोर्टेक्स या फिर फेलोडर्म कहेंगे। ठीक बात है। काग जो है वो किसका बना होता है, सुबेरिन का। सुबेरिन का मतलब क्या है, मतलब क्या है, वाटरप्रूफ है ये, ठीक है। सुबेरिन का मतलब बना हुआ है, मतलब क्या है, वाटरप्रूफ होगा। और जो काग अस्तर वो पेरेन्काइमा का बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक देखो, एक टर्म आती है परिचर्म, ठीक है, परिचर्म हिंदी में कहें, सॉरी हिंदी में कहते हैं परिचर्म, इंग्लिश में कहेंगे इसको पेरीडर्म, ठीक है। ये जो पेरीडर्म है, परिचर्म जो है वो किसकी बनी हुई थी, कागजन प्लस काग प्लस काग अस्तर, ठीक है, कागजन प्लस काग प्लस कागस्तर, तीनों से मिलकर क्या बनता है, पेरीडर्म परिचर्म बनती है, ठीक है। वातरंध्र लेंटिसेल्स एक टर्म आती है, ये लेंटिसेल्स क्या है, तो ये गैसीय विनिमय के काम आते हैं। जो वातरंध्र जो होते हैं, लेंटिसेल्स होते हैं, वो किस काम आते हैं, गैसीय विनिमय, गैसों का आदान प्रदान करने का ये काम करती हैं, ठीक है। कहाँ होते हैं ये, तना जो है, मान लो तना है, ठीक है, तने के अंदर छाल है, ठीक है, इन छालों के बीच में क्या होते हैं, लेंटिसेल्स मौजूद होते हैं। वात और अंदर कहते हैं जिनको, वात का मतलब भी वायु होता है, ठीक है, वात का मतलब क्या होता है, वायु। तो यहाँ से क्या गैसों का आदान प्रदान होगा। फिर बात करें छाल बार्क के बारे में बात करें, तो ये वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर वाली सभी टिश्यू क्या बाहर की होती है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वेस्कुलर टिश्यू जो आपका, वेस्कुलर कैम्बियम जो है उसके बाहर जितने भी आपके ऊतक है वो सारे क्या है, आपकी छाल ही है, ठीक है। प्रारंभिक जो छाल होती है वो कैसी होती है, कोमल छाल होती है, और जो पश्च बाद में जो छाल बनती है वो कठोर छाल बनती है, बताइए आप लोग को, ठीक है। द्विबीजपत्री मूल में द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है, तो द्विबीजपत्री जो मूल है, ठीक है, जो डाइकोट जो रूट है उसके अंदर भी क्या द्वितीयक वृद्धि होती है क्या, देख लो जी। तो वहां पर कंजक्टिव टिश्यू होते हैं, बताया था मैंने आपको, ठीक है। कंजक्टिव टिश्यू क्या, जाइलम और फ्लोएम के बीच में पेरेन्काइमा की कुछ टिश्यू बनते हैं जिनको कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं, ये रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं कंजक्टिव टिश्यू के अंदर, उससे क्या होगा, उनकी चौड़ाई बढ़ जाती है जड़ों की। प्रीरंभ जो है उसके वो कोर कैम्बियम, ठीक, आपको ये बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, अब कौन सी चीज कहां एब्सेंट होती है वो एक बार इस एक अपने बक्से में बंद कर रखी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो वो सारी चीजें एक साथ ही देख लो बस, ठीक है। एब्सेंट कहां होती है, जिम्नो के अंदर जाइलम फाइबर नहीं होते, जिम्नो जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंदर जाइलम फाइबर नहीं होते, जाइलम वेसल भी नहीं होते, सहचर कोशिकाएं नहीं होती, वहां पर क्या होती है, एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, चालन नलिका नहीं होती, चालनी कोशिका पाई जाती है वहां पर, ठीक है। मोनोकोट्स के अंदर फ्लोएम फाइबर नहीं होते, फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होती, वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होती, सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती। तो एक साथ ही मैंने आपको बता दी एब्सेंट ये सारी चीजें। इसके अलावा यहाँ पर अपना चैप्टर जो वो समाप्त हो जाता है। समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए सारे पढ़ते रहो।